দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोग जो है मीडियन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ठीक है। मीडियन का जो है डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब डिस्क्रीट अगर वेरिएबल्स हो तो कैसे मीडियन निकालते हैं, एज वेल एज जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से हम लोग मीडियन निकालेंगे, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ठीक है। एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया, ये फॉर्मूला था हम लोग का, और ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला था, ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए था। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट मीडियन को कंप्लीट कर लेते। मीडियन में अभी भी थोड़ा सा कुछ बाकी है, तो देखो मीडियन का हम लोग क्या पढ़ेंगे। मीडियन में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन का जो फीचर्स होता है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ना पड़ेगा इसके बाद। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन पढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, प्रॉपर्टीज ही यहाँ पर हम लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, मीडियन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टीज जो है, इफ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ लिया है बहुत पहले ही, ठीक है, जो कि मैथ्स का पार्ट था। देन मीडियन ऑफ y, मीडियन ऑफ y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू मीडियन, मीडियन ऑफ एक्स, ये होगा, ठीक है। और सेकेंड जो इसका फीचर्स है वो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ अफेक्ट मीडियन, बोथ अफेक्ट मीडियन। अच्छा, ये देखो प्रॉपर्टीज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम दिखा देते हैं हम लोग कहाँ पर कौन से वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये वाले पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स बी रिलेटेड, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर एनी टू कॉन्स्टेंट ए एंड बी, जहां पर ए बी जो है कॉन्स्टेंट होता है, एक्स वेरिएबल होता है, तो ये हो जाएगा वाई ऑफ मीडियन, मतलब y ऑफ मीडियन, ये भी लिख लो, y का अगर मीडियन निकालने बोले तो a प्लस बी इंटू मीडियन होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ अफेक्ट द मीडियन। जैसे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ अफेक्ट एरिथमेटिक मीन, ये हम लोगों ने पढ़ा था, हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होता है, ये रहा यहाँ पर। एक सेकंड, मिल जाएगा, यहाँ पर ही था हम लोग का, ये रहा यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन चेंज का मतलब प्लस माइनस होना, स्केल चेंज का मतलब इनटू और डिवाइड होना, और दोनों एक साथ भी हो तो उतना ही। ये देखो जितने से अरिथमेटिक मीन चेंज होगा, जितने से इंडिविजुअली मीन चेंज होगा, डेटा को चेंज करने से उतने से ही जो है हम लोगों का चेंज हो जाता है। जैसे ये देखो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन आया था 10, अगर हम लोगों ने 8 में देखो ये पूरे वेरिएबल्स में 2 ऐड कर दिया तो मीन भी 12 हो गया। और ये दोनों का चीज कंबाइनली भी हो सकता है, वही वाला चीज यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। इसका एक एग्जाम्पल करने से समझ में आ जाएगा, इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते तो देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज हम लोग को दिया हुआ है 2x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है गिवन। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, अगर ये दिया हुआ है गिवन 2x माइनस 5y इक्वल टू 10, इफ x मीडियन,
एक्स मीडियन या मीडियन ऑफ एक्स, जो भी बोलो, ठीक है। मीडियन ऑफ एक्स या एक्स ऑफ मीडियन एक ही बात है, मतलब एक्स का मीडियन या एक्स उसका मीडियन इक्वल टू अगर 16 है तो मीडियन ऑफ वाई कैसे होगा, मीडियन ऑफ वाई ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है इस तरीके से, ये वाला जो प्रॉपर्टीज है उससे हमें ऐसे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज इसे लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्मूले में लाना पड़ेगा जो हमें गिवन दिया हुआ रहेगा। तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन क्या बोल रहा है, एक साइड में y रहेगा, बाकी सारे डेटा दूसरे साइड में रहेंगे। तो ये देखो, एक साइड में y रख लो, बाकी सारे डेटा को इधर ट्रांसफर कर दो। ये 10 लिख लो, ठीक है, ये 0 के जगह इसे 10 लिख लो। 10 लिख लिया, 10 माइनस 2x। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर हम लोग स्प्लिट करके लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू 10/5 माइनस 2/5 इंटू एक्स, ऐसे लिख ही सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ऐसे कर इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख ही सकते हैं। अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मूले में लाना है, ठीक है। तो ये देखो ऑलरेडी बन गया है, a प्लस बी एक्स लाना है, तो प्लस कर लो और ये -2/5 अंदर रखो और ये x, मतलब इसके साथ कंपेरेबल करके दिखाया मैंने, ठीक है। क्या कंपेरेबल करके लिखना जरूरी नहीं, पहला बात तो लिखने देगा ही नहीं क्योंकि तुम लोग का जो है एमसीक्यू है, मतलब वो लिखो जैसे भी, वो उसको उतना नहीं देखेगा, लेकिन हाँ रफ वर्क जरूर देखेगा, ऐसा नहीं कि बिना रफ वर्क करके आ गए। हम ये बोल रहे हैं कि तुम लोग को ये लिखना जरूरी नहीं, अगर अपने आप समझ में आ जाता है ये a है और b का मतलब -2/5 है, जैसे हम लोग इक्वेशन में सीख रहे थे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से अगर कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन से, तो a हो गया 10/5 प्लस 10/5 और b कितना हो जाएगा -2/5, वैसा ही है, मैंने उस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को बोला हुआ है कि मीडियन ऑफ x जो है वो 16 है, x का मीडियन 16 है, ये हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें ये a है, ये b हो गया और ये x हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है मीडियन ऑफ y कितना होगा, तो मीडियन ऑफ y कितना होगा अगर, गुड मॉर्निंग सोमनाथ, गुड मॉर्निंग। b इंटू मीडियन ऑफ x, ये देखो b इंटू मीडियन ऑफ x। अच्छा, अब a हम लोग को पता है, a कितना है, a है हम लोग का 10/5। अब 10/5 मतलब 2 भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब 2 कर लेंगे, अभी यहाँ पर ही कैलकुलेट करके कर लेंगे, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये -5 है, हाँ, ये देखो ये -5 है नीचे, ये मैंने -5 नहीं किया हुआ है, -5 है, हर जगह पे -5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया -10/-5, और ये b का मतलब कितना है, b का मतलब है 2/5, ये देखो 2/5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 2/5, तो 2/5 इंटू मीडियन ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो 16। मीडियन ऑफ एक्स या एक्स मीडियन एक ही बात है, मतलब x का मीडियन 16 है, ये कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा मीडियन ऑफ y, ठीक है, या फिर y मीडियन, जो भी बोलो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, y और नीचे मीडियन मतलब y का मीडियन। तो ये हो गया -2 प्लस हो जाएगा 32/5, ठीक है, ये 16 इंटू 2 32/5। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये कैलकुलेटर पे चेक कर लो, 32 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 6.4 -2, तो ये हो गया 4.4, ठीक है। तो y मीडियन आ जाएगा 4.4, इस तरीके से कैलकुलेट करने पड़ेगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एरिथमेटिक मीन में भी आता है, हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया भी है तुम लोग को, जो मीन से रिलेटेड था, कंप्लीट करके बाकी पूरा एक्सरसाइज जो बचा हुआ है पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को क्या दिया था, ये फीचर्स, ठीक है, जो हम लोगों ने सीखा था एरिथमेटिक मीन में, स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के बारे में। तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों एरिथमेटिक मीन को भी इफेक्ट करता है, मीडियन को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। और क्योंकि इफेक्ट करता है इसीलिए मीडियन भी हम लोग का क्या हो जाएगा, चेंज होगा। गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग मैम।
देखो मीडियन भी हम लोग का चेंज हो जाएगा। ये देखो x का मीडियन अगर 16 है तो y का मीडियन कितना होगा। और ये क्या हुआ, ये कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, वहां पर बता दिया मैंने, मीडियन ऑफ y अगर हमें दिया हुआ है, मीडियन ऑफ y अगर हमें दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखो कुछ भी अगर दिया हुआ है, मीडियन कैलकुलेट करना है हमें, मीडियन ऑफ y भी बोल सकता है, x भी बोल सकता है। कौन से रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे, इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मीडियन ऑफ y जो है उसे a प्लस, यहाँ पर मीडियन मैंने लिखवाया है तो इसको हटा भी सकते हो, नहीं तो डबल हो जा रहा है, मतलब लैंग्वेज ठीक नहीं हो रहा है ना। मीडियन ऑफ y ये पूरा लिखा हुआ है इक्वल टू a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ x हो जाएगा। ये कोई नया चीज नहीं है, देखो हम और प्रूव करके नहीं दिखा रहे, लेकिन हम तुम लोग को इतना दिखा सकते हैं कि ये वाला चीज मैंने प्रूव करके पहले बता रखा है। ये देखो अगर हम लोग का x जो है उसका जो एरिथमेटिक मीन है वो 10 आया था, और जब हम लोगों ने उस डेटा को चेंज किया था, ये देखो 8 10 12 10 को मैंने 2 2 ऐड करके चेंज करके एक बार दिखाया था क्या इंपैक्ट आता है, फिर -5 मतलब सारे डेटा में -5 करके दिखाया था, फिर इसमें 2 इंटू करके 2 डिवाइड करके फिर दोनों चीजों को एक साथ करके साइमल्टेनियसली। और ये एडिशन डिलीशन और डिवाइड और इंटू को स्टैटिस्टिक्स में क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, तो ये देखो चाहे ओरिजिन को चेंज कर लो चाहे स्केल को चेंज कर लो। ये देखो ये क्या था, ओरिजिन चेंज प्लस था माइनस था, ये क्या था स्केल चेंज। ठीक है क्या, या फिर दोनों को कर लो, यहाँ पर मैंने देखो ओरिजिन और स्केल दोनों चेंज कर रखा है, तो हम लोग का एरिथमेटिक मीन इफेक्टेड हुआ। इफेक्टेड का मतलब है कि एरिथमेटिक मीन ओरिजिनल डेटा का 10 हुआ, अगर हम लोगों ने +2 किया तो ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, हर जगह पे चेंज हुआ। मतलब स्केल चेंज करो या ओरिजिन चेंज करो दोनों से इफेक्टेड है। और कितना इफेक्टेड है, जितना यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखो एरिथमेटिक मीन 10 था, 2 ऐड करने के बाद जो एरिथमेटिक मीन आया ये 10 से 12 हुआ। ठीक है, जैसे -5 करने के बाद ये देखो एरिथमेटिक मीन 5 आ गया, मतलब ओरिजिनल से भी 5 कम होगा। ओवरऑल डेटा पे जो इम्पैक्ट आएगा एरिथमेटिक मीन पे भी वही इम्पैक्ट आएगा। ये देखो ये 10 था ओरिजिनल डेटा का एरिथमेटिक मीन, 2x करने से मेरा एरिथमेटिक मीन 10 इंटू 2 20 आ जाएगा। ये देखो 10 डिवाइडेड बाई 2 कर लो 5 आ जाना चाहिए, ये रहा 5 आ गया। और 2x प्लस 3 किया हुआ है तो 2 इंटू 10 प्लस 3, मतलब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ मीन को पुट कर दिया ना। ये देखो 23, ये मैंने चेक करके दिखाया था। ये हम और मीडियन या मोड में चेक करके नहीं दिखा रहे, ये तो समझाने के लिए क्या है प्रॉपर्टीज को, ताकि तुम लोग जो है मतलब इसको समझ पाओ। ठीक है, तो ये मीडियन पे और हम करके नहीं दिखा रहे, डायरेक्टली इस पे मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है। इससे ये पता चलता है कि जो हम लोग का एरिथमेटिक मीन है वो चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन दोनों से इफेक्टेड होता है। ठीक है, ये मैंने समझाया। अच्छा अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर लिया, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये वाला बोला है। ठीक है, हम अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख के दिखाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बोला है और उसको हमें कैसे यूज करना है। इसमें बोल रहा है सम ऑफ एब्सोल्यूट deviation is minimum when deviation are taken from मीडियन। ठीक है, ऐसा सेम टाइप ऑफ चीज हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन में भी किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस था, वो हम लोग बताएंगे क्या था। पहले इसको समझते हैं क्या लिखवा है मैंने। देखो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है गैप, मैंने बोला भी था। सम मतलब एडिशन टोटल। ठीक है, किसका टोटल करना है, एब्सोल्यूट डेविएशन का हमें टोटल करना है। ये मिनिमम होगा, आंसर इस सम का मिनिमम होगा व्हेन डेविएशन मतलब जो गैप कैलकुलेट होगा आर टेकन फ्रॉम मीडियन, अगर हम लोग वो मीडियन से लेते हैं। मतलब ये देखो एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को। जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक वेरिएबल्स ले लिया लाइक 2 6 8 10 और 14, इसको देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर पे ही रखा हुआ है। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर पे ही रखा हुआ है तो इससे हम लोग देख के बता सकते हैं 8 हम लोग का मीडियन है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 हम लोग का मीडियन है। मीडियन का मतलब पोजीशन के हिसाब से जो मिडिल वैल्यू होगा। अब हमें क्या निकालना है, गैप निकालना है, डेविएशन निकालना है, लेकिन कैसा डेविएशन, एब्सोल्यूट। अब डेविएशन कहां से निकालना है, डेविएशन निकालना है टेकन फ्रॉम मीडियन, मीडियन वैल्यू से डेटा का डेविएशन निकालना है, मतलब एक्स माइनस मीडियन करना है। ठीक है, ये माइनस करने का मतलब है डेविएशन यानी कि गैप, मतलब हमें 2 - 8 करना है। 2 वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू
पहले बार में, दूसरे बार में 6 है, तीसरे बार में 8 है, फिर नेक्स्ट 10 है और उसके बाद 14 है। माइनस क्या करना है, मीडियन का वैल्यू, चलो माइनस कर लेते हैं। तो ये होता है गैप यानी डेविएशन। हमें क्या करना है, सम करना है, लेकिन डेविएशन डेविएशन नहीं रखना है, एब्सोल्यूट डेविएशन रखना है। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब ऐसा एक लाइन देना पड़ता है, ये दो दो जगह पे देखो मैंने स्ट्रेट लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन ही देना है इसको, और कुछ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं करो या फिर ऐसे, ये सब नहीं चलेगा, जस्ट स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। एक्चुअली ये लाइन को बोला जाता है मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स जहां भी यूज क्यों ना हो, मॉड्यूलस, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, मॉड या मॉड्यूलस जो बोलोगे, ठीक है। मॉड्यूलस फुल फॉर्म है, शॉर्ट में बोला जाता है, जैसे समेशन पूरा बात है, सम बोलते हैं हम लोग, वैसे ही इसको बोला जाता है मॉड यानी मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये मॉड देने से आता है एब्सोल्यूट डेविएशन। अब कैसे, एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या माइनस नहीं होगा, होगा ना, 2 माइनस 8 कितना होता है, नॉर्मली तुम लोग बोलोगे 2 माइनस 8 जो है वो -6 होता है, लेकिन मॉड्यूलस में कोई भी डेटा अगर रहता है, वो जब मॉड्यूलस के बाहर आता है, मतलब मॉड्यूलस को मतलब नहीं लिखना है, मॉड्यूलस के जब बाहर आता है मतलब मॉड्यूलस यूज नहीं करना है, जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही मॉड्यूलस जब ओपन करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, ये बात का ध्यान रखो। ये इस मॉड्यूलस का फीचर्स है, ठीक है, जैसे तुम लोग 2+3 करते हो तो 5 ही करते हो ना, बचपन में सीखे थे, वैसे ही मॉड्यूलस का मतलब है कि हम लोग मॉड्यूलस पे जो भी कैलकुलेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, चाहे कितना भी वो माइनस दिखे क्यों ना हमें। जैसे 6 माइनस 8 -2 होता है, लेकिन लिखना पड़ेगा 2 क्योंकि मॉड्यूलस में है, ठीक है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। 8 माइनस 8 0 हो गया। अब जीरो का तो देखो कोई प्लस माइनस होता है नहीं। 10 माइनस 8, अब तो ये तो 2 ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वैसे भी +2 ही है। 14 माइनस 8 कितना हो गया, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान यही रखना था कि जो हम लोगों का मॉड्यूलस है, मतलब उससे जब डेटा बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। अब देखो फीचर्स क्या बोला था, एब्सोल्यूट डेविएशन हम लोगों ने निकाल लिया, बोल रहे कि एब्सोल्यूट डेविएशन का अब क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो इसका सम निकालेंगे, इसका सम मतलब समेशन का साइन दे दिया, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मीडियन हम लोग को निकालना है, देखते क्या आंसर आता है। 6 + 2 8, 6 + 2 8, 8 + 8 कितना हो गया, 16। अच्छा अब क्या बोला है, देखो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लिया, ये मिनिमम वैल्यू है व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, बोल रहा है कि अगर मीडियन से डेविएशन कर रखे हो तो ये मिनिमम होगा। अच्छा, क्या कोई दूसरे डेटा को माइनस करने से मिनिमम नहीं आएगा, नहीं आएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये जो वेरिएबल्स है इसमें से कोई और वैल्यू लेस करो मीडियन के अलावा, मतलब 8 के अलावा अगर कोई और डिजिट जो भी चाहे माइनस करके देख सकते हो, मतलब यहां से, तो वो क्या होगा, वो हम लोग का मिनिमम नहीं होगा। जैसे देखो हम ले लेते हैं यहाँ पर 10, सपोज हम 10 लेके देखते हैं, देखो मिनिमम नहीं आएगा, मिनिमम का मतलब इससे जो भी माइनस करेंगे ज्यादा ही आएगा। जैसे मैंने 10 माइनस किया तो ये देखो 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर 2 माइनस 10 करके दिखाते हैं 8 होगा, ठीक है। प्लस माइनस का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, मतलब साइन देने का, 6 माइनस 10 4 आ जाएगा, 8 माइनस 10 2 आ जाएगा, 10 माइनस 10 0 आ जाएगा, 14 माइनस 10 4 आ जाएगा। देखो टोटल करके 4 + 4 8, 8 + 2 10, मतलब कितना हो गया, 10 और 8 18 हो गया। देखो ये 18 आ रहा है, मोर देन 16। अच्छा तुम लोग अब दूसरा कुछ निकाल के देख लो, x-2 करके देख लो, ठीक है, ये वाला करके देख लो, x-2, x-2 पे कितना आएगा, पहला तो 0 आ जाएगा, फिर हो गया 4, 6-2 4, 8-2 6, 10-2 8, 14-2 12, टोटल करके देख लो, 4 + 6 10, 10 20 20 और ये 30 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये कहना चाह रहे हैं ये 8 के अलावा अगर किसी भी दूसरे वेरिएबल से यहाँ पर जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने 2 से दिखाया 10 से दिखाया, तुम लोग किसी और से चेक करके देखना, हर जगह पे ये जो डेविएशन आएगा उसका समेशन 16 से ज्यादा ही होगा, ठीक है, 16 से ज्यादा ही होगा। तो ये मीडियन का एक फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, इसे हमें याद रखना चाहिए, इसे हमें शॉर्टकट जो मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा उसमें हमें जरूर ऐसा चीज पूछा जाता है, ठीक है। अब तुम लोग किसी और से भी ये दो 2 और 10 मैंने निकाल के दिखा दिया, 8 तो दिखाना ही था मुझे, 6 और 14 तुम लोग खुद से करके देखना, वहां पर 16 से ज्यादा ही आएगा। क्या ऐसा चीज हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन में किया था, हाँ किया था, लेकिन उसका कंसेप्ट उसका फीचर्स थोड़ा सा अलग था। देखो उसमें क्या बोला था, यहाँ पर हम दिखाते हैं, उसमें बोला था ये देखो,
इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट, ये वाला द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, यहाँ पर भी देखो सम ऑफ डेविएशन, यहाँ भी बोला है सम ऑफ डेविएशन, लेकिन बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये और वो सेम है, मतलब मीन का प्रॉपर्टी और मीडियन वाला प्रॉपर्टी सेम है। नहीं, इस प्रॉपर्टी में क्या बोला है, इस प्रॉपर्टी में बोला है सम ऑफ डेविएशन, और वहां पर बोला था सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। मेन डिफरेंस है सम ऑफ डेविएशन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने जो मीडियन पढ़ा वो है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, दोनों में फर्क है। एब्सोल्यूट डेविएशन में मॉड्यूलस का यूज होगा, लेकिन इसमें मॉड्यूलस का यूज नहीं होगा, नॉर्मल डेविएशन निकलेगा। वहां भी डेविएशन निकालना था मीडियन से, यहाँ डेविएशन निकालना है मीन से, बाकी कंसेप्ट सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग मीन से डेविएशन निकालेंगे जीरो होगा, और वहां बोल रहे हैं जब हम लोग मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे तो वो मिनिमम होगा। यहाँ कंसेप्ट जीरो का है, वहां कंसेप्ट मिनिमम का है। यहाँ भी हमारे वेरिएबल्स को हम लोग माइनस कर रहे हैं उसके एरिथमेटिक मीन से, और वहां इसके आगे वाला मतलब आज जो हम लोगों ने किया वहां भी हम लोग वेरिएबल्स को माइनस कर रहे मीडियन से। मतलब एक जगह पे है एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन, दूसरे जगह पे है एक्स माइनस मीडियन, ये करना है। लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट करना है, यहाँ नॉर्मल करना है, ठीक है। और ये इसका फिर अगर सम करेंगे तो हमें बोल रहा है आएगा जीरो, और इसका सम करने से आएगा बाकी सभी वेरिएबल्स से कंपेयर करने पे मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ये डिफरेंस है। तो ये और वो चीज एक नहीं है, जो चेंजेस है वो मैंने बता दिया। दिस इज द एब्सोल्यूट डेविएशन, दिस इज द नॉर्मल डेविएशन, और इसमें जीरो आएगा सम करने पे, इसमें सम करने से सबसे मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये दो फीचर्स था मीडियन का, देखो दो फीचर्स ही हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, मतलब दो प्रॉपर्टीज था। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। पार्टीशन वैल्यूज और क्वार्टाइल और परसेंटाइल भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज में कितने सारे पार्टीशन वैल्यूज होंगे, देखो फोर पार्टीशन वैल्यूज होते हैं। एक है मीडियन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, फिर होता है क्वार्टाइल जो पढ़ेंगे, और डिसाइल एज वेल एज परसेंटाइल, ठीक है। पार्टीशन का मतलब क्या, जो किसी चीज को डिवाइड करते हैं उसे ही ना हम लोग बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पार्टीशन वैल्यू इज, पार्टीशन वैल्यू इज a value which split the whole observation in parts, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू का मतलब है जब जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे देखो ये क्या था, ये एक ऑब्जर्वेशन था, वैसे ही यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, पार्टीशन वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो ऑब्जर्वेशंस को कुछ पार्ट में स्प्लिट कर सकता है। अब कितने पार्ट में स्प्लिट करेगा, जैसे देखो ये 8, ये मीडियन है। अभी अभी मैंने बोला कि पार्टीशन वैल्यू में मीडियन भी एग्जिस्ट करता है, ये देखो ना, अभी अभी देखा ना, मीडियन भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये 8 जो है ये पूरे ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करता है, इधर दो वैल्यू इधर दो वैल्यू। तो 8 जो है, 8 इस तरीके से पार्टीशन कर दिया, इधर कुछ प्रॉपर्टी इधर कुछ प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। मतलब उधर 2 6 चला गया, इधर 10 और 14 चला गया। तो पार्टीशन वैल्यू में पहला जो मैंने नाम रखा है, देखो यहाँ पर मीडियन। मीडियन का मतलब होता है कि जब पूरे ऑब्जर्वेशन को कितने पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जब हम लोग पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो उसे बोला जाता है मीडियन, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसको अगर हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तो यहां से मैंने स्प्लिट कर दिया, तो ये जो वैल्यू आ गया ये हम लोग का आ गया मीडियन वैल्यू। तो पूरे ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करने के लिए जो वैल्यू हमें चाहिए उसका नाम है मीडियन वैल्यू। और मीडियन वैल्यू का क्वांटिटी क्या होगा, मतलब कितने सारे मीडियन वैल्यू चाहिए, एक ही मीडियन वैल्यू चाहिए, बात समझो। यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू 8 जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसीलिए मीडियन वैल्यू हो गया 1, एक मीडियन वैल्यू चाहिए, ठीक है। और पार्टीशन कितने भाग में हुआ, मतलब पार्ट क्या क्या हुआ, 2 पार्ट्स, ठीक है।
टू पार्ट्स, यहाँ पर एक पार्ट, यहाँ पर एक पार्ट, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ एंड वैल्यूज रिक्वायर्ड जो है वो है 1। एक मीडियन वैल्यू पूरे ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, ठीक है, ये हो गया मीडियन। अब क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। ये देखो क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जैसे ये पूरा एक लाइन है, इसको अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1 यहां से यहाँ जितना, फिर यहाँ एक लगा दिया 2, फिर यहाँ 3, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे कम कर देते हैं, तो ये लगभग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो 4 पार्ट्स क्या क्या है, 4 पार्ट्स है हम लोग का ये 1 2 3 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स। और क्योंकि इसे क्वार्टर बोलते हैं, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से जैसे मिडिल, मीडियन, वैसे इसको बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो इसका मतलब कितने सारे क्वार्टाइल का जरूरत है, एक क्वार्टाइल Q1, दूसरा क्वार्टाइल Q2, तीसरा क्वार्टाइल Q3, ठीक है, 3 क्वार्टाइल का हमें जरूरत होता है, इसको बोला जाता है क्वार्टाइल, ठीक है। जो जैसे मीडियन एक लैंग्वेज है, वैसे इसको क्वार्टाइल बोला जाता है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्वार्टाइल हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 क्वार्टाइल चाहिए। जैसे मीडियन वैल्यू कितने चाहिए, एक चाहिए, तो क्वार्टाइल वैल्यू हमें कितने सारे चाहिए, इतने सारे चाहिए, जिसमें से ये तो मीडियन ही है, ये तो मीडियन ही है, क्योंकि देखो ये जो पोर्शन है ये पूरे ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मीडियन। यानी सेकेंड क्वार्टाइल जो है वो मीडियन होता है, सेकेंड क्वार्टाइल जो है मीडियन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें एमसीक्यू में पूछ सकता है, सेकेंड क्वार्टाइल जो है वो खुद में मीडियन है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वार्टाइल के बाद डिसाइल, ठीक है। डिसाइल का मतलब होता है, जैसे क्वार्टर का मतलब 10 होता है, डिसाइल का सॉरी क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, वैसे ही डिसाइल का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 इक्वल पार्ट में अगर हम लोग किसी भी डेटा को डिवाइड करते हैं, या कोई भी चीज, ठीक है, डेटा क्यों, अगर तुम लोग किसी मान लो एक फ्रूट्स को ही 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एप्पल को, ठीक है, तो वो बन जाएगा डिसाइल, ठीक है, एक एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे डिसाइल। तो इसका मतलब हमें पूरे ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखते हैं कितना सारा हुआ, 10 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये वाला लाइन नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है, ये बेकार हो जाएगा, ये वाला लाइन होगा तो 11 पार्ट हो जाएगा, 10 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड चाहिए। तो ये D1 डिसाइल 1, ये डिसाइल 2, ये डिसाइल 3, मतलब जिस पॉइंट से कट हो रहा है वो कितने सारे हैं, वो देखो D4 D5 D6 D7 D8 और D9 है। 9 ऐसे पॉइंट्स हमें चाहिए, 9 वैल्यूज चाहिए, जिससे हम लोग का पूरा ऑब्जर्वेशन जो है 10 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो परसेंटाइल। परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज, 100, 100 इक्वल पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कोई भी ऑब्जर्वेशंस को, तो उसे हम लोग बोलते हैं परसेंटाइल, ठीक है। अब 100 पार्ट में तो लिख के दिखाना मुश्किल है, मतलब ऐसे ही देखो, ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब परसेंटाइल 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल 3 डॉट 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 करके ऐसे यहाँ लास्ट आ गया, मान लो परसेंटाइल कितना आ जाएगा, ये 99 होगा, है ना। सोच के देखो, अगर हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 9 पॉइंट्स का जरूरत है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स का जरूरत है, तो ऑब्वियसली 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 99 पॉइंट्स का जरूरत होगा, 99 पॉइंट से ही 100 इक्वल पार्ट में ये कट हो सकता है पूरा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये इसी को अब हम लोग एक समरी में लिख लेते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, अब एक समरी लिख लेते हैं, तीन टेबल जैसा बना लेते हैं। नेम, हेडिंग करो नेम और नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू, इसे बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू, मतलब कितने सारे मीडियन हो रहा है, कितना सारा क्वार्टाइल हो रहा है, और यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है।
तो क्या क्या पार्टीशन वैल्यूज है हम लोग के पास? नाम है, पहला नाम आता है मीडियन, जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है पूरे ऑब्जर्वेशन को। दूसरा नाम आता है क्वार्टाइल, जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे ऑब्जर्वेशन को। उसके बाद नाम आता है डिसाइल, जो पूरे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे ऑब्जर्वेशन को। उसके बाद आता है परसेंटाइल, जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे ऑब्जर्वेशन को। नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू, मतलब हमें ये पता करना है कि अगर हमें किसी भी डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो मीडियन कितना सारा निकल के आएगा। मीडियन एक ही आएगा, क्योंकि एक ऐसा कट लगाने से ये दोनों जगह पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए थे। यानी मीडियन हमेशा किसी भी ऑब्जर्वेशन में एक ही मिडिल वैल्यू होता है, ठीक है। क्वार्टाइल हमेशा 3 होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने समझाया, ये देखो 1 2 3 3 कट होना चाहिए, ठीक है। कितने सारे कट का जरूरत है? डिसाइल 9 होगा, मतलब एक कम है, चेक कर लो, एक कम है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक पूरे ऑब्जर्वेशन को मान लो 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक ही कट लगाना पड़ेगा, एक से ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में, सॉरी 3 नहीं, 4 इक्वल पार्ट में तो 3 कट लगाने पड़ते हैं। वैसे ही 10 इक्वल पार्ट में तो 9 कट, और 100 इक्वल पार्ट में यानी 99 कट्स लगेगा। अच्छा, अब देखो वैल्यूज को क्या बोलते हैं यहाँ पर। ये जो वैल्यूज हो गया, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मीडियन, ठीक है। मीडियन बोलते हैं, लेकिन इसका डिनोट कैसा किया जाता है? ME से। क्वार्टाइल को कैसे डिनोट करते हैं? Q1 Q2 Q3, ठीक है। अच्छा, डिसाइल को कैसे डिनोट करते हैं? D1 D2 डॉट डॉट करके लास्ट वाला DN। पूरा तो लिखना पॉसिबल नहीं है। परसेंटाइल का P1 P2 डॉट डॉट करके P99, ये लिखना पॉसिबल नहीं है। ये लिख सकते हो, लेकिन उतना सारा लिख के करोगे क्या? D1 D2 D3 D4 करके लास्ट D9 तक चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग, ये अगर समझ में आ रहा है हमें, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जैसे बोला है, देखो बोल रहा है कि फ्रॉम फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ द लेबर। ये लेबर का वेजेस दिया हुआ है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है? क्वार्टाइल 1 D6 और P82, ठीक है। मतलब परसेंटाइल 82 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ये कैसा वेरिएबल है? ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। क्यों? अभी देखो, तुम लोग इतना बार मैंने बताया है स्टार्टिंग से, तो ऑब्वियसली डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब पता होगा, क्योंकि यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट है नहीं। अच्छा, जैसे हम लोग मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला था वैसा टाइप ही यूज करेंगे। सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज कर लेना है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग में। हम लोग इसको असेंडिंग में ही बनाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था, किसी भी एक तरीके से करना चाहिए। तो हम लोग शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में ही कर लेते हैं। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल इस पे करते हैं। देखो, एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का 14.1.8। अच्छा, अब देखो, ऑब्जर्वेशन में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? 82 56, ये 50 है। 50 मुझे सबसे ज्यादा कम लग रहा है, ठीक है, 50। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर, शॉर्टर टू ग्रेटर, ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर वहां पर ना पॉइंट कर लेंगे। 50 के बाद सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तुम लोग भी बता सकते हो। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट 50 के बाद कौन सा है? मुझे लग रहा है 56। अगर मेरे से कुछ गलती हो रहा है ना तो भी बोलना, ठीक है। 56, उसके बाद उसके बाद क्या आएगा? 56 के बाद ये आएगा क्या? 65। नेक्स्ट कौन सा आएगा 65 के बाद? 75, और 2 बार 75 है, 75। अच्छा, इसके बाद 75 के बाद 80, इसके बाद 82, 90 120, 90 120, और लास्ट में है 130, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पर लिखने में मुझे आसानी रहता है, तो मैंने ऐसे करके लिख लिया। तो क्या क्या है हम लोग का? अगर हम लोग शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में, 50 56 65 75 75 80
82, 90, 120 और 130। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसे अरेंज कर लिया। तो इसका मतलब चाहे कैसा भी पार्टीशन वैल्यू हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो क्वार्टाइल हो, चाहे वो डिसाइल हो, चाहे वो परसेंटाइल हो, सबसे पहले हम लोग को कर लेना है अरेंज, अगर हम लोग के पास डिस्क्रीट डेटा अवेलेबल है तो। अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमें बोला है Q1 मतलब क्वार्टाइल 1, क्या निकालना है, Q1 क्वार्टाइल 1। अच्छा, और क्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद बोला है पहले Q1 निकाल लेते हैं। देखो कैसे याद रखोगे, Q1 का मतलब क्या होगा, पूरे डेटा को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल, ये हमें पता है। तो 1/4 पूरे डेटा को हमें 1/4 करके डिवाइड करना है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 1/4 हो गया। पूरा वैल्यू अगर 1 है, 4 इक्वल पार्ट करना है। जैसे मान लो पूरा वैल्यू को अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हाफ एंड हाफ। वैसे पूरे डेटा को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1/4, ये पार्ट भी 1/4, ये पार्ट भी 1/4, ये पार्ट भी 1/4, हम यहाँ का बात कर रहे हैं। और ये सारे 1/4 ऐड करने से 1 आ जाएगा, तो 1/4 हो गया। और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ेगा, n+1, ऐसे, या फिर तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म 1 इंटू, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल बोला है, अगर ये सेकंड क्वार्टाइल बोलता तो ये 2 इंटू हो जाता। ठीक है, अगर हमें सेकंड क्वार्टाइल बोलता तो ये 2 इंटू हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा Q1 इक्वल टू, जैसे हम लोग को देखो Q1 ही निकालने के लिए बोला है तो हम पहले ये निकाल के दिखा देते हैं। तो इतना नंबर टर्म हम लोग का फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। एन का मतलब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th ऑब्जर्वेशन है, +1 फॉर्मूले में है, डिवाइडेड बाई 4 टर्म, इतना नंबर टर्म। तो देखते कितना निकल के आता है, 1 इंटू 11/4, चेक करते हैं 11/4 कितना आ जाएगा, 2.75। तो ये हो गया 2.75 टर्म। तो इसको कैसे निकालेंगे, 2.75 टर्म का हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। 2.75 टर्म का मतलब क्या होगा, इसमें समझो, ये देखो, इसका मतलब होगा सेकेंड टर्म तो है ही, और 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हम लोग को क्या लेना है, 2.75 टर्म का मतलब हो जाएगा सेकेंड एंड उससे ज्यादा। ये तो समझ में ही आ रहा है, 2.75 टर्म का मतलब सेकेंड एंड उससे ज्यादा, मतलब सेकेंड और थर्ड के बीच का हो जाएगा। बेसिकली सेकेंड से ज्यादा और थर्ड से कम, क्योंकि 2.75 है तो सेकेंड और थर्ड के बीच का। तो सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म यहाँ पर चेक करो कितना आ रहा है, 56। ठीक है, और ये वाला जो है, ये 0.75 का मतलब होगा कि इसके बाद सेकेंड और थर्ड के बीच का, यानी थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस। ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 65 माइनस 56, ये देखो 65 माइनस 56, ऐसे करना है। ये देखो क्या लिखा है मैंने, थर्ड माइनस सेकेंड, ये लिखना पड़ेगा। तो थर्ड ये वाला, सेकेंड ये वाला, तो 65 माइनस 56, ये कैलकुलेट करके देखते कितना आ रहा है। ये तो 56 ही रहेगा, 0.75 इंटू 65 माइनस 56, 9, 6.75। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का हमें कर लेना है टोटल। ठीक है, इन दोनों का हम लोग को कर लेना है टोटल। तो ठीक है, टोटल करते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, ये देखो हम लिख के दिखा देते हैं, 2.7 सॉरी 2.7 फिफ्थ टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस, क्योंकि कंसेप्ट आ रहा है एंड, हम लोग का क्या होगा, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का, तो सेकेंड टर्म प्लस 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड, ये करना है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म पता चल गया 56 और 0.75, और ये सेकेंड माइनस थर्ड का वैल्यू भी हम लोग को पता चल चुका है, ये है 6.75। तो ऐड कर लेते हैं, प्लस 56, तो ये हो गया 62.75। ये क्या निकल के आ गया, हम लोग का फर्स्ट क्वार्टाइल। चेक करते हैं आंसर मिला है कि नहीं, 62.75। ठीक है, यहाँ क्वार्टाइल 2 निकालने के लिए नहीं बोला है, लेकिन हम लोग निकाल के देखते हैं। देखो क्वार्टाइल 2 कैसे निकलेगा, ये हम लोगों ने क्या निकाला, क्वार्टाइल 1 निकाला। ठीक है, अच्छा अब क्वार्टाइल 2 मैंने यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना आएगा। क्वार्टाइल 2 कैसे निकालेंगे,
क्वार्टाइल जब भी आएगा तो इसका मतलब है पूरे वैल्यूज को हमें क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये देखो जैसे यहाँ डिवाइडेड बाई 4 था n+1, यहाँ भी वही रहेगा, ये पॉइंट फिक्स रहेगा। पूरे वैल्यूज को इसे n+1 फॉर्मूले से लिया जाता है डिवाइडेड बाई 4, और सेकेंड क्वार्टाइल है तो 2 इंटू ले लो, ठीक है, 2 इंटू ले लो, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इतना नंबर आइटम, ठीक है। और सेकेंड क्वार्टाइल का मतलब मीडियन भी होता है वैसे भी, ठीक है, सेकेंड क्वार्टाइल का मतलब मीडियन, यानी आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 75 और 80 का एवरेज होने से जो आंसर आएगा वही होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर Q2 के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोगों ने जैसे अभी फॉर्मूले में सीखा वैसे ही निकालते हैं। ये हम लोग का बेसिकली मीडियन निकल के आएगा, क्यों, उसका लॉजिक भी देखो, इसको अगर कैंसिल आउट करोगे ना 2 और 4 को, तो ये n+1 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड टर्म आ जाएगा, या फिर आइटम, आइटम या टर्म जो भी लिखो एक ही बात है। तो ये हम लोग को बेसिकली मीडियन देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कोई भी एक फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं, तो Q2 इंटू 2 इंटू n मतलब कितना है, 10+1 डिवाइडेड बाई 4। अब 10 क्यों, क्योंकि हम लोग के पास 10 वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते, 2 इंटू 11/4, तो 22/4, देखते हैं कितना निकल के आता है, 5.5। 5.5 टर्म का मतलब हो जाएगा फिफ्थ टर्म प्लस 0.5 इंटू, जैसे यहाँ पर क्या आया था, सेकेंड टर्म उसके बाद वाला और सेकेंड टर्म का माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ रहा है फिफ्थ टर्म, यानी सिक्स्थ माइनस फिफ्थ टर्म का डिफरेंस। तो देखो फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, अगर हम लोग ले रहे हैं सेकेंड टर्म तो डिफरेंस आएगा थर्ड माइनस सेकेंड, और अगर हम लोग का आ रहा है फिफ्थ टर्म तो आएगा सिक्स्थ माइनस फिफ्थ। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि 5.5 मतलब क्या, 5 से ज्यादा लेकिन 6 से कम, तो 6 माइनस 5 का डिफरेंस, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अच्छा अब सिक्स नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर 75 है, सिक्स नंबर 80 है, तो 75 और 80, ठीक है। तो ये 75, 80 माइनस 75, चेक करते हैं कितना आता है, 80 माइनस 75 इंटू 0.5, 2.5 प्लस 75, मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 77.5, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर तो दिया नहीं कि हम टैली करें, लेकिन सही आया है हम लोग का, प्रॉब्लम नहीं है कि अगर Q2 निकालने बोले तो ऐसा होगा। तो बेसिकली फॉर्मूला हम लोग का कैसा हुआ, n+1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि पूरे डेटा को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्वार्टाइल 1 तो 1 इंटू करो, क्वार्टाइल 2 होगा तो 2 इंटू करो, और अगर क्वार्टाइल 3 निकालने बोलता तो हम लोग उसका फॉर्मूला कैसे लिखते, अभी क्वार्टाइल 3 का ऐसा हो जाएगा, ये देखो n+1/4, ये तो फिक्स्ड है, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इतना नंबर टर्म। अगर तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये Q3 का फॉर्मूला हो गया। अच्छा Q4 क्यों नहीं होता है वो भी समझा देते हैं, ये देखो 4 इंटू n+1/4, अगर हम लोग Q4 निकाल लेते, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर पहले ही समझाया कि Q4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास 3 पार्टीशन ही काफी है, ठीक है, और कोई पार्टीशन का हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर Q4 करते हो तो ये देखो 4 4 कैंसिल आउट होके n+1 आ गया, ठीक है। एक्चुअली n+1 क्या है, पूरे हमारे डेटा को समझाया जाता है n+1 से, मतलब इसको अगर यहाँ विजुअलाइज करोगे तो ये Q4 आएगा। तो Q4 मतलब तो इधर पूरा ही डेटा आ रहा है, पार्टीशन कहाँ आ रहा है, ये Q4 का बाउंड्री जो है इधर का पूरा वैल्यू को बता रहा है, पार्टीशन तो कुछ नहीं बता रहा है। जैसे Q1 पार्टीशन कर रहा है यहाँ और यहाँ के बीच में, Q2 पार्टीशन कर रहा है इसमें और इसके बीच में, Q3 पार्टीशन कर रहा है इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में, तो Q4 जो है वो इधर तो कुछ है नहीं, तो ये पार्टीशन कहाँ कर रहा है, ये तो पूरे डेटा को ही बता रहा है, यानी n+1 को बता रहा है। इसीलिए Q4 कभी भी होता नहीं है, क्वार्टाइल 4 कभी नहीं होता, क्योंकि क्वार्टाइल 4 हमारे पास पूरे डेटा को ही बता देता है, तो क्वार्टाइल 4 इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको डज नॉट एग्जिस्ट कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।
ये सब देखो, अभी तुम लोग का जो मतलब जैसा तुम लोग का क्वेश्चन होगा ना, उसमें उतना कैलकुलेटिव नहीं देगा कि स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है मतलब हमें कुछ कैलकुलेशन करने दे देगा, हम लोग फटाफट कैलकुलेशन करके कर देंगे। कैलकुलेशन भी देगा तो प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट के साथ देगा। ये मतलब 9-10 का क्लासेस नहीं है कि जिसमें तुम लोग मतलब कुछ मीन मीडियन मोड पढ़ के चले गए, फॉर्मूला और वो दे दिया कर लिए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं कि इस तरीके से होगा, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ मतलब फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, चीजों को समझना भी जरूरी है। डिसाइल, अब देखो यहाँ पर बोला है D6 निकालने के लिए, तो D6 कैसे निकालेंगे, डिसाइल निकालने के लिए बोला है, तो डिसाइल में D6 बोला है। सेम कंसेप्ट से निकलेगा, अगर वो समझ में आया है तो डिसाइल का मतलब है पूरे डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करना, तो डिवाइडेड बाय 10, ऊपर लिखेंगे n+1, पूरे डेटा को n+1 से हम लोग डिनोट करेंगे। डिसाइल 6 है तो 6 इंटू कर दो, जैसे क्वार्टाइल हम लोगों ने सीखा वैसा ही इतना नंबर टर्म। अच्छा चेक करते हैं कितना आएगा। n का मतलब 10 है, 10+1 डिवाइडेड बाई 10 नंबर टर्म, चेक करते हैं कितना हो जाएगा। 11 × 6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 6.6, 6.6 टर्म। ठीक है, 6.6 टर्म का मतलब 6 टर्म प्लस 0.6 इंटू 7th-6 हो जाएगा। ठीक है, 7th-6 हो जाएगा। जैसे देखो जब हम लोग का सेकंड आया था तो 3rd-2, फिफ्थ आया था तो 6th-5, वैसे ही 6th आएगा तो 7th-6, 6 नंबर टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 80, और 7th नंबर है 82। ठीक है, तो 82-8, तो ये कितना आ जाएगा, 80 प्लस 2 इंटू 0.6, 1.2, 81.2। ठीक है, 81.2 ये हो गया डिसाइल का आंसर, देखते हैं 81.2। ठीक है, 81.2 हम लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेम तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटाइल, और परसेंटाइल में हम लोग को क्या निकालने बोला है, P82। ठीक है, सेम प्रोसेस से निकाल लेते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल में निकालने के लिए बोला है P82। अब परसेंटाइल का मतलब है पूरे वैल्यूज को 100 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100, पूरे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर n+1 से डिफाइन करेंगे, क्योंकि 82 है तो 82 इंटू हो जाएगा इतना टर्म, तो 82 इंटू 10+1, क्योंकि n यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज वो है 10, इतना नंबर टर्म। चेक करते हैं कितना आता है, 11 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 100, 9.02 आ रहा है। ठीक है, 9.02 एथ टर्म। अब 9.02 का मतलब 9 और उससे आगे वाला टर्म, तो इसका मतलब 9th टर्म प्लस 0.2 इंटू 10th-9th टर्म, क्योंकि 10 और 9th के बीच का होगा, इसीलिए इस गैप को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इस गैप को हम लोग यहाँ पर मैनेज करेंगे। अच्छा, अब पहले देखते हैं कि 9th नंबर टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 120 और 130 10th नंबर है, तो 120 यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0.2 इंटू 130-120। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेशन सिंपल, 120 प्लस 0.2 इंटू ये 10 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और 10 इंटू 0.2, 2 प्लस 120 यानी 120। चेक करते हैं, 130-120 इंटू 0.2, तो 0.2 है। एक सेकेंड, यहाँ पर ना गलत लिख दिया है मैंने, जीरो, ये देखो 0.02 है, यानी 0.02,
इंटू 10। तो 0.2 आ गया, तो यानी 120.2 ऐड करके देख लो, प्लस 120 डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर लो, 120.2 आ गया। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, ये हम लोग का निकल के आ गया किस तरीके से हम लोग डिसाइल परसेंटाइल निकालेंगे। तो सिंपल सा केस है, जब भी डिस्क्रीट वेरिएबल देगा, ठीक है, हम यहाँ पर समरी करके लिखवा देते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, जब भी हमें क्या देगा, डिस्क्रीट, यानी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में, डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में हम लोग को चाहे निकालने बोले मीडियन, ठीक है, क्वार्टाइल, वैसे मैंने मीडियन तो पहले तुम लोग को सिखाया भी है, ठीक है, उसमें n+1 नहीं करवाया था, लेकिन तुम लोग अगर n+1 से भी करोगे तो निकल जाएगा, हम दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ पर तो नहीं है, लास्ट दिन वाला क्लास इस पीडीएफ में है, हम दिखाते हैं। ये देखो, लास्ट दिन जब हम लोगों ने मीडियन किया था, तो तुम लोगों को मैंने बोला था जस्ट देख के बताओ, ऑब्जर्व करके कैसे बताना है, देख के। ये देखो, तुम लोगों ने जस्ट देख के ही, वॉच करके मुझे बोला था कि ये ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन है। क्या इस पे अगर हम लोग लगाएंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा? बिल्कुल होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 मीडियन का मतलब हो जाएगा। ये देखो, एक्चुअली क्वार्टाइल का जो सेकेंड पार्ट होता है वो हम लोग का मीडियन होता है, तो ये 4 और ये कितना 2 हो जाएगा अगर ऐसे निकालोगे, यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2। हम ये कहना चाह रहे हैं जो क्वार्टाइल 2 है वही मीडियन है, ठीक है। अब क्वार्टाइल 2 का क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4, और क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल है इंटू 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा ना। तो वही हम बोल रहे हैं, अगर इसको n+1 डिवाइडेड बाई 2 करते, 1 2 3 4 5, 5+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10/2, यानी हम लोग का कितना हो जाएगा, सॉरी 6/2 यानी 3 हो जाएगा। तो ये देखो थर्ड नंबर वैल्यूज, ये मैंने पहले तुम लोग को ऑब्जर्व करके सिखाया था, लेकिन क्वार्टाइल तो बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया, जो कि मीडियन पे भी बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। अब देखो, अगर हमें डिस्क्रीट वेरिएबल दिया हुआ है और हमें क्वार्टाइल, मीडियन, डिसाइल या परसेंटाइल जो भी कैलकुलेट करने बोलेगा, तो हमारे पास कॉमन क्या रहेगा। जैसे देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये करेंगे, जैसे मीडियन के केस में हम लोग करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, सॉरी, मीडियन के केस में हम लोग ऐसे करेंगे। ये देखो, मीडियन मतलब सेकेंड क्वार्टाइल होता है, तो बेसिकली ये पूरा सॉल्व होके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्वार्टाइल करने के लिए बोले तो क्वार्टाइल क्या क्या होता है, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। तो इसमें n+1 डिवाइडेड बाई 4 फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो 1 इंटू n+2 डिवाइड n+1 1 फिक्स रहेगा डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर सेकेंड क्वार्टाइल है तो इंटू 2, n+1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर थर्ड क्वार्टाइल है तो इंटू 3, और ये जो सेकंड क्वार्टाइल है वही मीडियन हो जाएगा। अगर 2 और 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। डिसाइल के केस में तो बहुत सारा होगा, कोई एक हम लोग करके देख लेते हैं। डिसाइल में ये देखो, जैसे हमें बोला सपोज की D8, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डिसाइल का मतलब n+1 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 है तो 8 इंटू करो, ठीक है, जो भी रहेगा वो इंटू करना पड़ेगा। अगर 8th डिसाइल है तो 8 इंटू करना पड़ेगा, 9th है तो 9 इंटू करना पड़ेगा, 1 है तो 1। अब 1 से लेके 9 तक लिखना तो काफी टफ हो जाएगा, इसलिए जस्ट मैंने एक शॉर्टकट दिखा दिया। और परसेंटाइल में जैसे मान लो बोला है P79 निकालने के लिए सपोज, तो 79 इंटू हो जाएगा और n+1 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो कॉमन क्या है, n+1, हर जगह पे n+1 होगा, ठीक है। और अगर मीडियन है तो डिवाइडेड बाई 2, क्वार्टाइल है क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड करेगा, क्वार्टाइल तो डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिसाइल तो डिवाइडेड बाई 10, परसेंटाइल तो डिवाइडेड बाई 100। अब रहा इनटू का बात, ठीक है। तो इनटू कैसे करेंगे, तो देखो मीडियन का मतलब दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्वार्टाइल 1 का मतलब 1 इंटू हो जाएगा, क्वार्टाइल 2 का मतलब 2 इंटू हो जाएगा, क्वार्टाइल 3 का मतलब 3 इंटू हो जाएगा, और एक्चुअली क्वार्टाइल 2 ही मीडियन है, तो 2 और 4 कैंसिल आउट होकर n+1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। 8th डिसाइल है तो 8 इंटू करो, कुछ और होगा तो उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर अगर 79th नंबर परसेंटाइल है तो 79 इंटू करो, ठीक है। और बाकी कैसे निकलेगा, जो भी हम लोग का आंसर आएगा, जैसे देखो यहाँ पर आंसर आया, हर जगह पे फ्रैक्शन, जितना भी फ्रैक्शन आएगा तो उतना नंबर टर्म, ठीक है, उतना नंबर टर्म प्लस जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनटू, जैसे कि जो टर्म हम लोगों का निकल के आया है यहाँ पर, वो और उसके बाद वाले टर्म का माइनस, वो और उसके बाद वाले टर्म का हमें क्या करना है, माइनस निकालना है, ठीक है, इस तरीके से होगा।
बस इसको मैम हाँ बोलो। हमेशा आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में आ रहा है, इसीलिए हमेशा फ्रैक्शन में आएगा ऐसा जरूरी नहीं। देखो फ्रैक्शन क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। अगर मानो n का वैल्यू हो गया 11 तो फ्रैक्शन में नहीं आने का चांसेस हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा, जैसे देखो n अगर 11 है वो तो n पे डिपेंड करेगा, n ऑड है कि मतलब इवन है। अगर n ऑड होता है 11/4 तो कितना हो गया, 12/4, यानी कितना हो जाएगा, 3। अब ये अगर 3 हो जाएगा क्वार्टाइल का, जैसे मान लो अब फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 into 3, सेकेंड क्वार्टाइल है तो कितना हो जाएगा, 2 into 3, ठीक है। ये तो फिक्स्ड हो गया ना, तो इसमें हम लोग का फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन आएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है एन ऑड होगा कि एन इवन होगा। अगर डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा तो ही फ्रैक्शन आएगा। और फ्रैक्शन तब आएगा जब हम लोग का एन जो है इवन होगा, ठीक है, क्योंकि इवन में 1 ऐड करने से वो हमेशा ऑड आ जाता है। ऑड को डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो वो फ्रैक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑड नंबर फुल्ली डिविजिबल बाय 4 नहीं होता है। और अगर तुम लोग के एग्जाम में आए तो मुझे लगता है ऐसा वाला ही आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, कैलकुलेशन करने में गलत होने का चांसेस होता है। तो प्रेफरेबल ये हो जाता है एग्जाम टाइम में कि हमें फ्रैक्शन वाला आने का ही चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन ही आएगा, हम लोग का जो है बिना फ्रैक्शंस का भी आ सकता है, तभी आ जाएगा। सिर्फ हमें एन का वैल्यू ऑड मिलना चाहिए। अगर एन ऑड होगा ना तो फ्रैक्शन हम लोगों का नहीं आएगा, अगर वो डेटा डिविजिबल बाय 4 होता है तो, ठीक है। समझ में आया कब फ्रैक्शन आएगा और कब नहीं आएगा? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ, और अगर फ्रीक्वेंसी के केस में देखे तो कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये देखो ना, हम लोगों ने मीडियन में भी पढ़ा था ना, ये देखो मीडियन में हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कैसे होगा, मतलब ये क्लास इंटरवल। जैसा हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला सीखा था ना, इसी को देखो हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल में तुम लोग को ट्रांसफर करके दिखाते। मीडियन का क्या सीखा था, L1 प्लस NY2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू सी सीखा था, ठीक है। अब इसी को देखना हम चेंज कर करके तुम लोग को दिखाते हैं। जैसे अगर क्वार्टाइल निकालना है तो कैसे लिखेंगे, हम एक समझाते हैं, तुम लोग बाकी मुझे बता सकते हो। L1, यहाँ L1 L1 ही रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ क्या है, n/2 है, पूरे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना है, मीडियन। तो क्वार्टाइल में क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल में n/2 के जगह क्या होगा, क्या बोल सकते हो कितना होगा? हाँ करेक्ट, n, हाँ बोलो, n/4, n/4 होगा। लेकिन इसमें एक स्टार लगाना चाहिए, क्यों, क्योंकि n/4 हर जगह पे तो नहीं होगा। अगर क्वार्टाइल 1 है तो कितना होगा, क्वार्टाइल 2 है यानी कि मीडियन, तो कितना होगा, और अगर क्वार्टाइल 3 है तो कितना होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, बताने का कोशिश करो। अभी अभी मैंने बताया कि क्वार्टाइल 1 होगा तो 1 इंटू होगा, 2 होगा तो 2 इंटू, 3 होगा तो 3 इंटू, वही वाला कंसेप्ट है। बोलो फिर यहाँ पर अगर क्वार्टाइल 1 है तो कितना होगा? 4। 1 इंटू n/4, ये देखो n/2 है ना, ये देखो, ये हम लोगों ने क्या किया था, n+1 डिवाइडेड बाई 4 तो हर जगह पे फिक्स था। क्वार्टाइल 1 में 1, क्वार्टाइल 2 में 2 इंटू, क्वार्टाइल 3 में 3 इंटू। यही वाले चीज को ध्यान में रख के बताओ। अब बोलो Q2 का क्या होगा? 2 into n/4। हाँ 2 into n/4, और क्वार्टाइल 3 का 3 into n/4। 3 into n/4। बस ये चेंज करते जाना है तुम लोग को, जो क्वार्टाइल निकालने के लिए देगा उसके ऊपर डिपेंड करके। माइनस क्या हो जाएगा, ये CF ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए हम कंपेयर करके समझा रहे हैं, F ही रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, C ही रहेगा। अच्छा, क्या ये सब का एक्सप्लेनेशन भी सेम रहेगा? हाँ, एक्सप्लेनेशन भी सेम रहेगा, सिर्फ मीडियन क्लास के जगह क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। देखो ये क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, उसको तुम लोग को लिखना है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास।
frequency of the quartile class, class length of the quartile class, cumulative frequency of the class preceding the quartile class। जब quartile का बात होगा सिर्फ इसके जगह पे quartile आ जाएगा। तो ये पूरा डेटा लिख के करे क्या, मतलब टाइम वेस्ट होना है ये लिखने का मतलब। तुम लोग क्वार्टाइल कर रहे हो तो इसका मतलब जब जो तुम लोग L1 डिफाइन करोगे तो वो क्वार्टाइल के लिए करोगे, तो L1 हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, और ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। और सी का मतलब हो जाएगा क्लास विथ ऑफ क्वार्टाइल क्लास या फिर क्लास लेंथ ऑफ क्वार्टाइल क्लास, विथ या लेंथ एक ही बात होता है, जो भी बोलो, ठीक है। ये मीडियन के जगह लैंग्वेज तुम लोग का क्वार्टाइल हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन एज इट इज रहेगा। तुम लोग एक काम कर सकते हो, अगर तुम लोग के कॉपी में जगह है ना, तो ये मीडियन पे ऐसे स्टार दे दो और यहाँ पर स्टार दे के लिख दो इन केस ऑफ क्वार्टाइल ये क्वार्टाइल हो जाएगा, इन केस ऑफ डिसाइल डिसाइल हो जाएगा, ऐसे करके तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम जस्ट बोल दे रहे हैं, तुम लोग इसको लिख लो, इसको हम और नहीं लिखवा रहे, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज हर बार लिखना पड़ेगा। और ऐसे भी ये तुम लोग को मेमोरी में रखना है, कंसेप्ट तो एक ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डिसाइल। अगर डिसाइल का हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या फॉर्मूला होगा, क्या तुम लोग बताओगे मुझे? सब सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला चेंज हो जाएगा। मैंने बता भी दिया क्या चेंज होगा, बोलो कैसे लिखेंगे। बोलो कैसे लिखेंगे, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। बोलो क्या क्या लिखे। हाँ, n/10, और ये उसके बाद माइनस, जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी। हाँ, ये देखो, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये किस लिए हो रहा है? फॉर डिसाइल। तो डिसाइल 1 होगा तो 1 इंटू n/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर डिसाइल 2 हुआ तो 2 इंटू 1 n/10 हो जाएगा। अगर डिसाइल 3 हुआ तो 3 इंटू n/10 हो जाएगा। अब कितना सारा लिखे, देखो वैसे तो 10 तक होता है ना, तो डॉट डॉट करके हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर d 9 तक होता है, 9 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो 9 इंटू n/10, बस यही चेंज होगा, बाकी कंसेप्ट एक जैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर तुम लोग को क्या करना है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द डिसाइल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसाइल क्लास, इस तरीके से चेंज होगा, बाकी एज इट इज है। तो देखो ज्यादा याद रखने वाला कोई झमेला है ही नहीं। परसेंटाइल, परसेंटाइल भी सेम, L1 भी रहेगा, यहाँ स्टार देख के n कितना करे 100 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C, ठीक है। अच्छा, अब फॉर P1 परसेंटाइल 1 इंटू n/100, और परसेंटाइल 2 करेंगे तो 2 इंटू n/100। अच्छा, ऐसे करके डॉट डॉट करके परसेंटाइल कितना तक आ जाएगा 99 तक, तो 99 इंटू n/100, जितना निकालने के लिए बोलेगा उतना ही निकाल लेंगे, बाकी सब एक ही रहेगा। तो आंसर ऐसे आएगा कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द परसेंटाइल क्लास, मतलब L1 का बात कर रहे हैं। फिर C हो जाएगा क्लास विथ ऑफ द परसेंटाइल क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द परसेंटाइल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास, ठीक है। सेम जैसे मीडियन के लिए है वैसा ही हो जाएगा, बस ये अगर पार्टीशन वैल्यू समझ में आ गया तो फॉर्मूला भी आराम से समझ के हम लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, अब इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ही देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है लेस देन 500 है, मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं 0 to 500। ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 0 टू, ये देखो ये लेस देन 500 है, मतलब 0 से लेके 500, 500 से लेके 699, फिर 700 से लेके 899, फिर 900 से लेके 1099, फिर 1100 से लेके 1499, फिर 1499 से लेके 1500 से ज्यादा बोला है, मतलब ये 1499 से लेके हम लोग को लेना है 1699, ऐसे ले सकते हैं। लेकिन ये देखो, ये जो हम लोग का है ना, मतलब
इसको ऐसे लिखते हैं 499, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है लेस देन 500, तो मैंने 499 कर लिया। ये ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसको ओवरलैपिंग में चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए होता है, क्लास बाउंड्री, ठीक है। क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट तब सेम होता है जब ओवरलैपिंग क्लासेस होता है। अगर तुम लोग को बेसिक वाला याद है तो बेसिक इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग का जो है क्लास लिमिट है, ठीक है, ये क्लास लिमिट है सब। और ये क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री तभी इक्वल होता है जब ओवरलैपिंग होता है हम लोगों का क्लास इंटरवल। बट ये ओवरलैपिंग नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग है, तो इसे ओवरलैपिंग कैसे करेंगे, 0.5 को ऐड और लेस करके। तो इसमें 0.5 लेस हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको चेंज करके, ये देखो क्लास इंटरवल विथ बाउंड्रीज, ठीक है, क्लास बाउंड्री में चेंज करके कर रहे हैं। तो इसमें अगर 0.5 लेस होगा तो ये हो जाएगा 0। ये एक काम करते हैं ना, हम लोग एक ही डेटा लिख ले, मतलब सारा डेटा का हमें जरूरत भी नहीं है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम लोग। ये देखो 499.5 ये मैंने ऐड कर लिया, या फिर तुम लोग इसको, ये 0 माइनस होगा तो ये इसमें 0 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 499.5 से लेके ये देखो 499.5 से लेके 699.5, 699.5 से लेके 899.5। ये देखो ना, पीछे जो अपर क्लास बाउंड्री होता है क्या सिखाया था मैंने, अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड और लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस, ठीक है, वही तो कर रहे हैं। ये हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल से भी सीखा था। 899.5 इसमें लेस और इसमें ऐड, फिर इसमें लेस करने से इतना आ जाएगा, इसमें 1499.5, 1699.5 क्लास बाउंड्री में हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया। अच्छा, अब कैलकुलेट करके क्या देने के लिए बोला है, यहाँ पर बोला है Q3 निकालो, D7 निकालो, P3 निकालो, P23 निकालो, मतलब क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल तीनों निकालने के लिए बोला है, 3, 7 और P3, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखो, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले मीडियन के तरह ही होगा, तो हम लोग को क्या क्या निकालना चाहिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे हम लोग निकाल लेंगे अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 5, 23, 29, 27, तो 5, 23, 29, 27, 10 और 6, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 5 में 23 ऐड करने से 28, 28 में 29 ऐड करते हैं 57, 57 में 27 ऐड करते हैं 84, 84 में 10 ऐड कर लेते हैं 94, 94 में 6 ऐड कर लो 100। ये हो गया। CF जैसे निकालते हैं, ये हम लोग का कैपिटल N होता है लास्ट वाला। पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल नॉर्मल करोगे और फ्रीक्वेंसी ऐसे करके करोगे तो दोनों केस में बात एक ही आता है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर तुम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे तो याद आ जाएगा, यही कैपिटल N है, यही फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं, बोला क्या है निकालने के लिए, Q3 क्वार्टाइल 3 निकालने के लिए बोला है, ठीक है। क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या है, इधर लिखते हैं, देखो याद करके लिखो। क्वार्टाइल 3 का मतलब L1 तो होगा ही होगा, प्लस n/4, अब क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है 3 into हो जाएगा, माइनस CF। देखो मुझे तो याद हो चुका है ना कर करके, तो हम लिख लेते हैं, तुम लोगों को याद कर लेना है, लिखोगे तो याद हो जाएगा, पहले देख देख के ही लिखो, ठीक है, इंटू C। अच्छा, अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैंने यहाँ भी तुम लोग को स्टेप 1 लिखाया था, फाइंड आउट मीडियन क्लास, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइंड आउट क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, क्वार्टाइल क्लास को फाइंड आउट करना है। मतलब क्वार्टाइल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके, देखो हम दिखाते हैं। यहाँ पर ये लिखो सबसे पहले 3, n का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4,
ये लिख दिया मैंने वैल्यू, ये हमें पता है, बाकी सब वैल्यू हमें नहीं पता है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तक हम लोग क्वार्टाइल क्लास नहीं निकाल लेते तब तक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। चलो क्वार्टाइल क्लास देखते हैं, इससे निकल जाएगा। कैसे? यहाँ से निकला था n/2 से, जस्ट लाइक दैट यहाँ से निकलेगा। तो 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 करने से क्या आ गया? 75। मतलब 75 क्या होता है? 75th नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, मतलब 75th नंबर ऑफ टर्म हम लोगों का Q3 होगा। ये पूरे डेटा में जो 75th नंबर ऑफ टर्म होगा वो हम लोग का Q3 होगा। अब 75 कहां पर ढूंढना पड़ेगा? CF में। जैसे ये 5 का मतलब है यहाँ पर 5 टर्म है, 28 का मतलब है यहाँ पर टोटल 28 टर्म तक जा रहा है। ठीक है, हम लोग को कितने नंबर टर्म को ढूंढना है? 75। तो मुझे बोलो 75 नंबर टर्म कहाँ बिलोंग करेगा? इसमें, 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 इसमें या फिर इसमें? 75th नंबर टर्म कहाँ बिलोंग करेगा? ये यहाँ पर 5 टर्म है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 का मतलब, हाँ बोलो। 57 से 87 के बीच। 57 में कैसे बिलोंग करेगा? एक बार सोच के देखो, क्यों हम बोल रहे हैं 57 मतलब तो टोटल यहाँ पर 57th टर्म तक है, हम लोग को तो 75th चाहिए। 57 और 84 के बीच में। बीच में, लेकिन वो वैसे कैसे लेंगे? मतलब 54 और 87 के बीच में होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, कहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए? यहाँ पर कितना टर्म है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके 28 टर्म तक है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके 57 टर्म तक है। ठीक है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये कितना आया मेरा? 75 76 77। ठीक है, डॉट डॉट करके 84 तक है। तो इन दोनों के बीच में है या कंफर्म यहाँ पर होगा? मतलब कहां पर होगा? क्योंकि ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 84 का मतलब 5 से लेके 84 का बात हो रहा है। जैसे 5 मतलब 5 टर्म, तो 5 टर्म मतलब 1 से लेके 5। और ये 84 का मतलब क्या? यहां से लेके यहाँ पूरा कंसीडर किया हुआ है। तो मुझे एक चीज बताओ फिर, अब अगर मेरा बात ये समझ में आ गया कि 75th नंबर कहां पर है, फिर नहीं समझ में आया? ये देखो, ये जो है, ये यहाँ पर 5 टर्म है, इसका मतलब यहाँ 5 टर्म है यहाँ। मतलब 84। 84 में ही होगा ना। जैसे देखो, ये वाला लास्ट दिन मैंने इसको समझाया था। ये देखो यहाँ पर ये 4 7 8 10 15। ठीक है, 4 2 टाइम्स है तो 2 बार 4, 7 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स 7, 8 एक बार है, 10 देखो 3 टाइम्स है और 15 2 टाइम्स है। मैंने पूछा था मीडियन बताओ, तो क्योंकि मैंने इसे शॉर्टर टू ग्रेटर में समझाया था तो 8 ये देखो बीच में दिख रहा था, क्योंकि 8 ऐसा एक वैल्यू है जो इधर जितना डेटा है इधर भी उतना डेटा रख के पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर डाल रहा है। और अगर हम लोग इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11। अब इस चीज का मतलब क्या था? यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर 5 का मतलब, यहाँ पर 2 टर्म का मतलब 1 और 2 टर्म, मतलब काउंट करके 2 टर्म है, मतलब 2 4 है। ये तो दिख भी रहा है ना, 2 4 है। यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या है? 2 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 2 एंड वैल्यूज 4, नंबर ऑफ टर्म 2 एंड वैल्यूज 4। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 7 तक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है, मतलब 2 3 5 और 1 6, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। तो वैसे ही अगर हमें पूछे कि 8 कहां पर बिलोंग कर रहा है, तो 8 कहां पर है? 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो ये रहा 6। ये तो इजीली दिख रहा था क्योंकि 6 हमारे पास अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हम लोग के पास। क्या अवेलेबल नहीं है? 75 नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, नहीं दिखने दो। 75 कहाँ होगा? यहाँ 5 डेटा है, यहाँ पर 1 से लेके 28 डेटा है, यहाँ 1 से लेके 57 तक डेटा है, यहाँ 1 से लेके 84 है, 1 से लेके 84 डेटा है। इसका मतलब मेरा 75 यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, 57 से 84 के बीच में, करेक्ट है बात। लेकिन 1 से 84 के बीच में भी तो है, बात समझो। ये 1 से लेके 5 का बात हो रहा है, ये 1 से लेके 1 मतलब क्या? वैल्यू नहीं,
5 वेरिएबल्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 नंबर ऑफ वेरिएबल्स अप टू 28 नंबर ऑफ वेरिएबल्स अप टू 57 नंबर ऑफ वेरिएबल्स अप टू 84 फ्रॉम 1 देन ये अगर 1 से 84 तक है तो 75 मेरा 84 में ही बिलोंग करेगा। बोलो ये बात क्लियर हो गया? बोलो ये बात क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये हम लोग का क्वार्टाइल क्लास होगा, ठीक है, ये हम लोग का क्वार्टाइल क्लास होगा। अब L1 का मतलब क्या होता है? L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो ये क्वार्टाइल क्लास हो गया, इसका लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है? ये लोअर होता है पहले वाला, फिर उसके बाद अपर होता है। ये तो देख देख के लिखना है और कुछ नहीं, 899.5, ठीक है। अच्छा, अब CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, जस्ट प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। तो इसका प्रीसीडिंग कितना है? 57, तो ये ले लो 57। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास यानी कि 27। देखो मुझे तो याद है ना, तो हम लिख दे रहे जल्दी, लेकिन तुम लोग यहाँ से पढ़ के लिखो ना। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मुझे याद है, तो मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं हो रहा है, लेकिन हम तुम लोग को रिकॉल तो करवा रहे हैं। देखो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, एल का मतलब, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, और ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास यानी 27। सी का मतलब है क्वार्टाइल क्लास का जो क्लास विड्थ है। कैसे निकालेंगे? दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, तो निकालो 1099.5 माइनस 899.5, तो कितना आ गया? 200। लिख देते हैं यहाँ पर 200। चलो अब कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। ये देखो ये कितना आया था, ये वाला पहले कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 57 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 899.5, देखते हैं कितना आता है। क्वार्टाइल 3 हम लोग का आ गया 1032.83। चलो चेक करते हैं, 1032.83 आंसर आया कि नहीं? 1032.83, ठीक है। इन्होंने अपने हिसाब से किया, हम लोग अपने हिसाब से करें। हम लोग एक ही फॉर्मूला रखेंगे, बार बार फॉर्मूला चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें और भी कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है, जैसे कि D7 और P23 सेम प्रोसेस में निकलेगा, तो D7 निकालते हैं। D7 का मतलब वही L लिखो प्लस, क्योंकि 7 है मतलब डिसाइल यानी n/10 और 7th नंबर है तो 7 इंटू कर लो माइनस CF, सेम फॉर्मूला। देखो याद रखना कितना आसान है। अच्छा, अब हम लोग को सबसे पहले ये पोर्शन निकाल लेना चाहिए। यहाँ पर ये 100 था डिवाइडेड बाई 10। अब बाकी डेटा तभी निकलेगा जब हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10, ये देखो ये 0 0 कैंसिल, 70 हो गया। तो 70 मतलब कहां पर बिलोंग करेगा? ये बताओ 70 कहां पर बिलोंग करेगा? सेवेंटी कहां पर बिलोंग करेगा? सेम हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो 70 कहां पर 84। बिलोंग कर? 84, ठीक है। अगेन यही वाला हम लोग का परसेंटाइल क्लास भी निकल के आया, सेम निकल के आया है। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं निकलेगा, हो सकता है यही हम लोग का क्वार्टाइल क्लास, यही हम लोग का परसेंटाइल क्लास भी निकल के आया, ठीक है। CF क्या लिखेंगे? तो CF फिर से वही 57 ही हो जाएगा, क्योंकि सेम क्लास है ना, तो सेम आंसर ही आ रहा है। ये 200 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और ये 899.5 आ जाएगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सेम हम लोग का क्लास जो है, जो क्वार्टाइल क्लास रहा वही परसेंटाइल क्लास निकल के आया। हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये तो 70 निकाल ही रखे हैं, माइनस 57 कर लिया। ये लो, ये 0 कैसे आ गया? इंटू 200 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 899.5, 995.8796 मतलब 80, 995.80 चेक करते हैं। 995.80 हो गया। अच्छा, अब क्या निकालने के लिए बोला है? परसेंटाइल 23, ठीक है। चलो वो भी निकाल लेते हैं। परसेंटाइल 23, फिर से वही सेम फॉर्मूला। परसेंटाइल का मतलब है
पूरे डेटा को हमें 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर ऑफ परसेंटाइल 23, तो 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C, L1 को ऐड कर लिया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसका डेटा हम लोग के पास अवेलेबल होता है। 100/100, देखो n 100 आया था ना, इसीलिए। अच्छा, 100/100 मतलब 23 होगा, तो 23 मतलब परसेंटाइल क्लास कौन सा होगा, बोलो। अगर 23 है तो परसेंटाइल क्लास कौन सा होगा? 23 कहाँ पर बिलोंग करेगा? 23rd नंबर तब कहाँ पर बिलोंग करेगा? 28 में, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेके 28 तक है, तो यहाँ पर बिलोंग करेगा। तो ये हम लोग का परसेंटाइल क्लास आ गया। तो लोअर क्लास बाउंड्री 499.5, तो यहाँ पर लिखेंगे लोअर क्लास बाउंड्री 499.5। अच्छा, इसका प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 और फ्रीक्वेंसी 23, ये हो जाएगा 5 और ये 23, और जो गैप है वो 200 है, सभी में सेम गैप है, चेक करके देख सकते हो। 200 इवन क्लास लेंथ है। कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। ये तो हम लोग का आ गया है 23 रहेगा, -5 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 200 प्लस 499.5। अच्छा, ये आ रहा है 656.02। चेक करते हैं टैली होता है कि नहीं। 656.02, हाँ मैच हो गया, देखो मैच हो गया। ये तो सिर्फ देखो प्रैक्टिस करवाने के लिए दिया है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ऑप्शन से हम लोग कर सकते, लेकिन फॉर्मूला का कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। इससे क्या हुआ, तुम लोग के दिमाग में फॉर्मूला एक बार प्रैक्टिस हुआ कि फॉर्मूले में क्या क्या डेटा है, कौन से डेटा को क्या बोला जाता है। और अगर ध्यान से देखोगे तो मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल सभी का फॉर्मूला एक ही जैसा है, बस कुछ पॉइंट्स में चेंजेस है। जितना नंबर क्वार्टाइल बोलेगा उस हिसाब से इंटू होगा। क्वार्टाइल मतलब n/4, डिसाइल मतलब n/10, परसेंटाइल मतलब n/100 इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, और इन केस ऑफ डिस्क्रीट n+1 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, बाकी सेम कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मोड। अब हम लोग मोड पढ़ेंगे। देखो, मीडियन हम लोग का कंप्लीट होता है, अभी मोड स्टार्ट करेंगे। मोड, मोड का मतलब होता है बेसिकली मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर। सबसे ज्यादा जो रिपीटेड नंबर होता है कोई भी एक ऑब्जर्वेशन में, उसे हम लोग बोलते हैं मोड। और मोड जो है वो कैसे हो सकता है, मोड कैन बी 1, मोड का आंसर सिर्फ एक आंसर हो सकता है। मोड कैन बी मोर देन 1, एक से ज्यादा भी मोड हो सकता है। और मोड कैन बी नन, मतलब मोड का आंसर 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 और मोर देन 1 और नन का मतलब है क्वांटिटी में कितना सारा आंसर होगा। जैसे मीडियन आंसर एक ही होता है कि ये मीडियन वैल्यू है, ऐसा नहीं कि ये भी मीडियन है वो भी मीडियन है, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही मोड में लेकिन हो सकता है कि मोड का आंसर एक से ज्यादा हो। जैसे देखो, हम एक डेटा लिखते हैं लाइक ऐसे 10, 12, 12, 10, 16, 14, 5, 3, 2, 2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको सबसे पहले इसमें भी हमें अरेंज करना पड़ेगा, शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है। इसमें अरेंज करेंगे, अरेंज फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर, या फिर असेंडिंग, जो भी लिखना चाहो। तो हम लोग इसको शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। चलो, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 है, ये दो 2, फिर इसके बाद 3 लिखना चाहिए, 5, 5 के बाद हम लोग लिखेंगे 10, 10, 12, 12, अच्छा 12, 12, इसके बाद 14 और 16, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग का जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो क्या है, वही हम लोग का मोड होगा। सबसे ज्यादा रिपीटेड, ये देखो 2 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 3 और 5 तो सिंगल टाइम है, रिपीटेड है ही नहीं। ये रिपीट है, ये रिपीट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम और एक 2 ऐड कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर एक 2 और भी सामने लिख देते क्योंकि मैंने वहां 2 और भी एक इंसर्ट कर दिया। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है? 2 है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड नंबर 2 है। इसका मतलब मोड का आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स है। ये आंसर क्यों हुआ? 2 जो है 2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, इसीलिए मोड का आंसर क्या हो गया हम लोग का? 2, यानी मोड का आंसर 1 हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा कोई डेटा दे देते हैं, लाइक ये देखो, ऐसा डेटा देते हैं 2 2 3 5 10 10 12 12 14 और 16, ये हो गया। और मुझे बोला जाए कि मोड बताओ, तो हम लोग मोड कैसे बताएंगे? मोड का आंसर क्या हो जाता है? मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। मोस्ट रिपीटेड नंबर कितना है? 2 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 10 भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 12 भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। यानी मोड का आंसर क्या हो गया? मोड का 3 आंसर आ गया। मोड का 3 आंसर आ गया। तो ये देखो, मोड कैन बी मोर देन 1, तो मोड का आंसर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और मोड कैन बी नन, ये कैसे पॉसिबल है? ये देखो, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 3 5 10 12 14 और 16, ये मैंने लिख दिया और पूछा मोड बता दो। तो मोड का तो मतलब ही है मोस्ट रिपीटेड नंबर, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। तो मोड का आंसर क्या हो जाएगा? मोड का आंसर लिखेंगे नन, या फिर 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, नन यानी कुछ भी नहीं। तो मोड का आंसर नन भी हो सकता है। तो ये देखो, मोड हम लोग का ऐसा एक एवरेज है, क्योंकि ये सब तो टाइप्स ऑफ एवरेज है, जिसका आंसर एक या एक से ज्यादा या फिर कुछ ना आए, ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी तरह का रिपीटेशन है ही नहीं, तो मोड का आंसर हम लोग का 0 हो जाएगा। अब देखो, मोड यहाँ पर डायरेक्ट मोड का डिस्क्रीट वैल्यूज का ही यहाँ पर डेटा दे रखा है, तो हम लोग वही वाला करते हैं। डिस्क्रीट नहीं, सॉरी, ये है हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने डिस्क्रीट वाला बताया, ये जो मैंने तुम लोग को अभी एक्सप्लेनेशन दिया, ये डिस्क्रीट वेरिएबल पे दिया। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? कुछ नहीं, लिख के चेक करना है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा वही। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। जस्ट इसको हम लोग देख के ही बोल सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा रिपीटेड है डिस्क्रीट में। हाँ, अब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, किसमें करेंगे? जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी जिसमें सिंपल होता है और क्लास इंटरवल भी होता है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं। तो ये देखो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में हम लोग मोड का फॉर्मूला देखते हैं। मोड का मतलब हो जाएगा L1 प्लस F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा, हम बताते हैं। L1 का मतलब जैसे मीडियन में था वैसे ही लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, जैसे मीडियन क्लास था। F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। देखो, ये सब टर्म हम लोगों ने मीडियन में भी पढ़ा। ठीक है, वही क्वार्टाइल पे एप्लीकेबल था, वही डिसाइल पे, वही परसेंटाइल पे। F1 हो गया। अब F2, F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और C का मतलब क्लास विथ या फिर बाउंड्री, जो भी बोलो, मॉडल क्लास। ठीक है, तो देखो टर्म्स बिल्कुल मिलता जुलता है। L1 ये देखो कैसे मिलता जुलता है, दिखा देते हैं तुम लोग को। यहाँ पर क्या था? LCB लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा,
एक देखो एफ का मतलब क्या लिखा है, ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ के जगह मैंने F0 लिखा है, तुम लोग चाहो तो सिर्फ एफ भी लिख सकते हो। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, देखो यहाँ पर भी ऐसा था क्लास, ये देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज जो है हमें मैचिंग ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैचिंग नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ दोनों फॉर्मूला अलग तरीके से होगा क्योंकि दो कंसेप्ट अलग है, वो मीडियन है, ये मोड है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे देखो हम लोग के पास ये डेटा गिवन है और हम लोग को मोड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो इसको ना हम पहले क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो तो क्लास बाउंड्री में क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग है, डायरेक्टली क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करके हम लिखते हैं, तो 0.5 यहाँ पर लेस हो जाएगा और यहाँ पर 0.5 जो है ऐड हो जाएगा, 0.5 लेस 0.5 ऐड, डायरेक्टली करके ही हम वहां पर लिख रहे हैं तुम लोग को सॉल्व करके दिखाने के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास बाउंड्री, डायरेक्टली लिख रहा है और क्लास इंटरवल नहीं लिख रहा है, क्लास बाउंड्री। तो देखो कितना कितना लिखे, इसमें 0.5 लेस हो जाएगा, 349.5 हो जाएगा, 349.5 यहां से लेके 369.5 तक, 369.5, फिर 369.5 से 389.5, 389.5। अब ये वाला यहां से शुरू होगा तभी ना बनेगा ओवरलैपिंग, 389.5 से लेके ये देखो 409.5, 409.5 और 409.5 से लेके 429 होना चाहिए, चेक करके देखे 429.5, फिर 449, 469, ये लास्ट वाला लिख लेते हैं, 449, 469 और एकदम एंड में है 489। इससे क्या होगा, हम लोग का जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगा। 429.5 ये इधर आ जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब माइनस करने से वही होता है, तभी ना बनेगा ओवरलैपिंग, जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट होगा तभी ओवरलैपिंग बनेगा। बन गया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी इसे एफ से डिनोट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है 23, 38, 58, 23, 38, 58, 82 था, 82, 65, 31 और 11, लास्ट वाला था 11, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कैलकुलेशन करना है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करने बोला है मोड, तो मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो मुझे याद है, तुम लोग याद करो, L1 लिखना है प्लस हो जाएगा F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F0 माइनस F1। देखो कैसे याद रखोगे, 0 1 0 1 2, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो, 0 1 0 1 2 इंटू सी। अच्छा मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है, देखो क्योंकि सब लिखा हुआ है क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वही हम लोग का मॉडल क्लास होता है, ठीक है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुआ होगा। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर 1 से लेके 23 डेटा है, यहाँ 1 से लेके 38, यहाँ 1 से लेके 58, यहाँ 1 से लेके 82, मतलब सारे डेटा यहीं पर होंगे, क्योंकि बाकी में देखो 1 से 65, 1 से 31, 1 से 11, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा हो गया, ये वाला 82। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही हम लोग का मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैसे फाइंड आउट करना है मॉडल क्लास को, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मॉडल क्लास, यहां पर लिख देते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मॉडल क्लास, ठीक है, ये समझने के लिए। अच्छा अब मोड क्या निकालेंगे, L1 लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास 409.5 जैसे मीडियन का निकाल रहे थे, ठीक है। F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि ये वाला F2, ठीक है। F1 का मतलब इसके आगे वाला, F2 का मतलब इसके बाद वाला, देख लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग मतलब उसके बाद, ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग एंड जस्ट सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग 38 भी है लेकिन हमें जस्ट प्रीसीडिंग वाला लेना है, तो 58, 2 इंटू 58 माइनस 65, सॉरी 2 इंटू 82 होगा पहले, ये 82 था, फिर 58, फिर 65 और सी का मतलब हो जाएगा इन दोनों का क्लास विथ का डिफरेंस, मतलब 409.5 माइनस 429.5, 20, ठीक है, 20 हो जाएगा।
अच्छा अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो 82 माइनस 58 24 इंटू 20 480। ये देखो मैंने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 480 है और यहाँ पर कितना है 480 और ये 2 इंटू 82 तो 480 ऐसे लिख लेते हैं 409.5 प्लस 480 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 2 माइनस 58 माइनस 65 41 और ये मैंने 20 को मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। 480 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 409.5 तो ये हो गया 421.2 421.2 चेक करते हैं 421.21 ठीक है 21 भी लिख सकते हैं 207 है तो 21 आराम से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स में ही है बोल सकते हैं, ये आंसर हम लोग का निकल के आएगा। तो देखो पूरा ये जो है याद रखने के ऊपर है, हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तभी समझ में आ जाएगा। और इसमें सबसे आसान है, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है क्यूमुलेट कैलकुलेट करो मीडियन या क्वार्टाइल पार्टीशन वैल्यू में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मॉडल क्लास। बस ये इतना ही हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, बाकी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे मोड का, जो भी हम लोग का प्रॉपर्टीज होता है वो पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मोड, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ मोड, जैसे हम लोगों ने मीन का पढ़ा मीडियन का पढ़ा वैसे ही तो ये भी स्केल और ओरिजिन चेंज पे इम्पैक्टफुल होगा। बोथ ओरिजिन एंड स्केल इम्पैक्ट मोड, ठीक है। तो उसके हिसाब से इफ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसा अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में मीडियन के लिए पढ़ा था, तो इसमें भी वही हो जाएगा मोड ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी इंटू मोड ऑफ x। मतलब इस पे ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को सपोज गिवन है ऐसा कुछ डेटा और मोड ऑफ x भी गिवन है 15, मोड ऑफ y कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो मोड ऑफ y इक्वल टू a प्लस मोड ऑफ a प्लस बी एक्स होता है, ठीक है। तो ये तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में ही है, तो इससे हम लोग ये फाइंड आउट करके बोल सकते हैं कि a और b का वैल्यू कितना है। तो a हो गया 2 और b हो गया 1.50, ठीक है। अच्छा तो मोड ऑफ y इक्वल टू a मतलब 2 प्लस b मतलब 1.50 इंटू मोड ऑफ x, तो मोड ऑफ x कितना है 15 है, तो मोड ऑफ y निकल जाएगा 2 प्लस 1.5 इंटू 15 22.5 मतलब 24.5, ठीक है। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, स्केल चेंज पे इम्पैक्टफुल उतना ही होगा जितना चेंज होने पे, मतलब चाहे ओरिजिन हो स्केल हो दोनों होगा तो दोनों पे इम्पैक्टफुल होगा। ये देखो ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये अगर तुम लोगों ने ये वाला क्लास किया है तो ही समझ में आएगा। ये देखो 2x+3 किया था मैंने, ओरिजिनल डेटा क्या था x, ठीक है। ओरिजिनल डेटा x था, उसको मैंने ऐसे चेंज किया, मान लो y, इसको y बोल के चेंज कर लिया, तो मेरा y का वैल्यू क्या निकल के आ गया y इक्वल टू 2x+3, जो चेंज वाला है ओरिजिनल को x और जो ओरिजिनल नहीं है उसे अगर हम y से डिनोट करते हैं तो y इक्वल टू 2x+3 मतलब a प्लस बी एक्स, ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है। अब देखो मीन, ये तो मोड कर रहे हैं, मीन का भी सेम ही है। ये देखो मीन ऑफ x कितना है, मीन ऑफ x है 10, तो यहाँ पर 2 इंटू 10 कर लो प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 23, जो कि मीन ऑफ y है। ये देखो ये y, ये चेंज डेटा का मीन निकाले थे 23 आया था, वही चीज यहाँ पर हो रहा है। अगर ये वाला क्लास देखे हो तो ही ये फीचर समझ में आएगा, लेकिन ये फीचर्स हर जगह पे है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी है, डिस्पर्सन में भी आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मोड का एक ही फीचर्स है, मैंने मोड का एक फीचर्स था बता दिया, बाकी सबका दो दो फीचर्स था तो दो दो फीचर्स बता दिए थे, यहाँ एक ही फीचर्स है तो एक ही बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं
empirical relationship between mean, median एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड के बीच में इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या है? इंपेरिकल मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें मिलता है उसे बोला जाता है इंपेरिकल। आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो हमें मतलब सोल्यूशन मिला, ठीक है, दैट इज द इंपेरिकल रिलेशनशिप। तो ये देखो रिलेशनशिप ये है, इफ मॉडरेटली स्क्यूड। अब इसका भी मतलब हम बता देते हैं, स्क्यूड का मतलब क्या होता है। इफ मॉडरेटली स्क्यूड देन मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये रिलेशनशिप होता है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि मीन मीडियन मोड में ये रिलेशनशिप एक्स्टेब्लिश्ड होता है कि मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मोड होता है अगर मॉडरेटली स्क्यूड है। अब मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, स्क्यूड का मतलब अगर पता करना है तो हमें स्क्यूनेस कर्टोसिस या कुटोसिस बोल के एक चैप्टर होता है, वो पढ़ना चाहिए, लेकिन वो तुम लोग के है नहीं तो हम पढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन हम स्क्यूनेस तुम लोग को समझाते हैं। देखो स्क्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसा ड्रॉ करके और ऐसे मैंने कर दिया, ये देखो ये ऐसे मैंने कर लिया, तो ये देखो दोनों साइड, ये स्क्यू का मतलब है, इसका जो मतलब बोल सकते हैं टेल या पूंछ जिसे बोलते हैं ना, टेल। देखो दोनों साइड, जैसे मान लो ये एक मतलब माउंटेन जैसा है ना, माउंटेन का इधर भी जितना है इधर भी उतना ही है, ठीक है, पहाड़ बोल लो जो भी बोल लो, ठीक है, इंग्लिश में माउंटेन बोल लो, तो ये देखो मतलब पहाड़ पर्वत जो भी बोलो, ये दोनों साइड जो टेल, टेल यानी जो पूंछ निकल के आया है, ये इसको बोलते हैं स्क्यूड, स्क्यूड। अब मॉडरेटली मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अब शायद मेरे ड्रॉ में इतना बराबर नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर जितना होगा ये भी उतना ही होना चाहिए। अगर ये जो स्क्यूनेस है, मतलब ये जो ऐसे कट करके आया है ना, ये जो स्क्यूनेस है, ये अगर दोनों साइड बराबर है, इसे बोला जाता है मॉडरेटली स्क्यूड। मतलब मॉडरेटली स्क्यूड कौन सा नहीं है? जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ है ड्रॉ, ऐसा, ठीक है, तो ये मॉडरेटली स्क्यूड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ही साइड में जो है इसका टेल है, तो ये मॉडरेटली स्क्यूड नहीं। या फिर अगर ऐसा है, ठीक है, ये भी मॉडरेटली स्क्यूड नहीं है क्योंकि इसका टेल इधर ज्यादा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड में, इसका लेफ्ट साइड में ज्यादा है। इसका दोनों साइड में बराबर है, जिसका दोनों साइड में बराबर होता है, जो स्क्यूनेस है, मतलब जो झुकाव है, जो स्क्यूनेस है, वो अगर दोनों साइड बराबर होता है उसे बोलते हैं मॉडरेटली स्क्यूड। और अगर मॉडरेटली स्क्यूड होता है डेटा, तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन होता है। तो एक्चुअली ये जो मैंने पॉइंट कट किया है ना, ये जो पॉइंट है यहीं पर हमें मिल जाता है अपना मीन भी, मीडियन भी, एज वेल एज मोड भी, ठीक है, ये तीनों चीज हमें यहाँ पर मिलता है। ड्रॉ का हमें जरूरत नहीं है, हमें इससे मतलब है, लेकिन मैंने एक बार लैंग्वेज समझा दिया क्योंकि क्वेश्चन में रहेगा मॉडरेटली स्क्यूड, तब क्या करोगे, तब समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पर कर रखा है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये देखो क्वेश्चन में ये लैंग्वेज रहेगा फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम लोग को लगेगा अब ये क्या नया चीज आ गया, इसीलिए हम बता दिए मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब क्या हो गया। Moderately skewed distribution of marks in statistics for a group of 200 students। 200 students का statistics में marks का distribution को experiment किया गया है और जो data है वो moderately skewed है, मतलब दोनों साइड बराबर है। The mean mark and median mark बता दिया है, mean इतना है, median इतना है। What is the modal mark? तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा? जब moderately skewed है तो कौन सा relation established हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि मॉडरेटली स्क्यूड है तो हम लोग ये बोलेंगे मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे तुम लोग फॉर्मूला बचपन में याद रखते थे वैसे ही याद रखना पड़ेगा। तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये मैंने क्यों लिखा, ये तभी लिख सकते जब ये बात बोलेगा मॉडरेटली स्क्यूड। अब इसमें बोला है देखो, जो मीन है वो है 55.6, ठीक है, तो मीन में लिख लेते हैं 55.60। मोड हमें गिवन नहीं है, मीडियन दे रखा है, और मीडियन हमें दे रखा है 52.4। पूछ रहा है मोडल, मोडल यानी मोड, ठीक है, अभी अभी मैंने मोडल लैंग्वेज यूज किया था ना,
55.60 माइनस मोड इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो, 55.6 माइनस 52.4, तो ये हो गया 3.2 इंटू 3 यानी कि 9.6। अब ये 9.6 इधर माइनस कर दो, माइनस 55.6, तो ये कितना हो जाएगा 46। तो मोड इक्वल टू कितना हो गया, मोड इक्वल टू 46 आ जाएगा। मैंने क्या किया, मोड जैसा है वैसा, ये इधर ट्रांसफर करने से नेगेटिव आएगा, दोनों साइड से नेगेटिव हटा दो, 46 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आराम से कर सकते, ये देखो आंसर निकाल के रखा है 46, ठीक है 46 आंसर हो जाएगा। और ये मैंने करके दिखाया तुम लोग को, ठीक है, कि अगर हम लोग को y इक्वल टू 2 प्लस 1.50x दिया हुआ है, मोड ऑफ x बता दिया है, मोड ऑफ y क्या होगा। ये देखो जब हम इसका जो है प्रॉपर्टी बता रहे थे तभी मैंने ये वाला एग्जाम्पल तुम लोग को यहाँ से समझा दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन जो है ये देख सकते हैं जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलता है। मीन मीडियन मोड कंप्लीट हो गया। तो अगर तुम लोग देखोगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, क्या पढ़ने का इस चैप्टर में टारगेट था, एक बार देख लो। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना था एरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड हो चुका है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्रिक मीन। ये देखो जियोमेट्रिक मीन यानी जीएम, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन में क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। स्टेप 2 में रूट करना पड़ेगा, nth रूट ऑफ स्टेप 1, स्टेप 1 जो निकल के आएगा उसका हमें nth रूट करना पड़ेगा। अच्छा, अब nth रूट का मतलब क्या होता है, देखो ये तुम लोगों ने किया है लेकिन हम बताते हैं। ये देखो जैसे सेकेंड रूट का मतलब क्या होता है, सेकेंड रूट ऑफ अगर हम बोले 16 तो ये हो जाएगा ऐसे 2 और यहाँ पर 16, ठीक है। सेकेंड रूट ऑफ 16 मतलब ये हो जाएगा यानी 16 टू दी पावर 1/2 ऐसा होता है। अच्छा, अगर हम लोग बोले थर्ड रूट ऑफ 27 तो कितना बोलेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 27, यानी 27 टू दी पावर 1/3 होता है ये, ठीक है। ये बेसिकली इंडिसिस का फॉर्मूला है, कभी अगर इंडिसिस किया हुआ है तो समझ में आएगा, ठीक है। नहीं भी है तो अभी समझ लो फॉर्मूला ही है, ठीक है। हमें इसी तरीके से करना होता है, जैसे तुम लोग को पता है रूट ओवर ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है, ये भी 4 ही होगा। कैसे देख लो, 4 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ, और ये पावर बाहर और अंदर अगर है ब्रैकेट के तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 2 इंटू 1/2, ये हो गया 4। इस तरीके से 4 आता है, वो तो तुम लोग कैलकुलेटर में कर लेते हो तो आंसर मिल ही जाता है। 3 टू दी पावर 3 1/3, 3 और 1/3 का जो है मल्टीप्लीकेशन हो गया, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। और इसका मतलब अगर सेकेंड रूट को ऐसे डिफाइन कर सकते, थर्ड रूट को ऐसे डिफाइन कर सकते, nth रूट ऑफ x को कैसे डिफाइन करेंगे, n और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। n और यहाँ पर x यानी x टू दी पावर 1/n, ठीक है। ये देखो nth रूट का मतलब पता चल गया होगा अब, ठीक है। तो nth रूट को समझाने के लिए मैंने ये वाला पॉइंट बताया है। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज ऐसे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन, सपोज ऐसा है ऑब्जर्वेशन है हम लोग का x1 x2 x3 डॉट डॉट करके xn। तो gm कैसे लिखेंगे, जियोमेट्रिक मीन कैसे आएगा, बोला है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। प्रोडक्ट कर लो ऑब्जर्वेशन का, x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट करके इंटू xn करना है। फिर क्या बोला है, nth रूट ऑफ द स्टेप 1, स्टेप 1 का nth रूट करो, ठीक है। तो nth रूट का मतलब x2 जितना जो डेटा रहेगा, nth रूट ऑफ स्टेप 1 मतलब स्टेप 1 में रूट टू दी पावर 1/n क्या हो गया, nth रूट ऑफ x के जगह अगर हम लोग लिखते हैं nth रूट ऑफ, ये देखो nth रूट ऑफ स्टेप 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर nth रूट ऑफ x का मतलब ऐसे होता है रूट ओवर ऑफ x और n, तो यहाँ पर हो जाएगा n और यहाँ पर हो जाएगा स्टेप 1, स्टेप 1 में जो भी निकल के आया, तो स्टेप 1 होल टू दी पावर 1/n, सीधा बात है। और स्टेप 1 क्या है वो तो हमें पता ही है, यानी टू दी पावर 1/n होगा। ये तो मेरा स्टेप 1 है, इसमें टू दी पावर 1/n हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। ये देखो जियोमेट्रिक मीन में क्या लिखा हुआ है,
फॉर ए गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब पॉजिटिव ही ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। नेगेटिव होने से जियोमेट्रिक मीन नहीं आएगा। इसका रीजन भी सुन लो क्यों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर हम लोगों का नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव टू दी पावर 1/n जो है वो है कांट डिफाइन। ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव चीजों का रूट नहीं होता है। तुम लोग चेक करके देख सकते हो, जैसे अगर 16 का तुम लोग रूट करोगे, 16 का अगर रूट करोगे 4 आ जाएगा। वहीं पर अगर तुम लोग -16 का रूट करते हो, ये देखो 16 लिख दिया, इससे माइनस आ जाता है। ठीक है, अब रूट लगाओ, देखो इनवैलिड इनपुट, मतलब ये डिफाइन नहीं कर सकता है, करेगा भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव डेटा का रूट नहीं निकलता है। इसीलिए बोला है कि फॉर ए गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, कहीं पर भी तुम लोग को पूछ सकता है कि कौन से एवरेज कैलकुलेट करने के टाइम पे डेटा पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसमें आंसर आना चाहिए जियोमेट्रिक मीन का। तो जियोमेट्रिक मीन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेटा के लिए कैलकुलेट हो सकता है, नेगेटिव डेटा के लिए कैलकुलेट होना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक पॉइंट निकल के आया। चलो अब हम लोग एक कैलकुलेशन करके देखते हैं इस पे कैसा होता है। एग्जाम्पल 4, 16, 36 और 25 हम लोग को बोला है कैलकुलेट जीएम। कैसे कैलकुलेट करना है? पहले सारे ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यहां पर लिखेंगे जीएम इक्वल टू और टू दी पावर 1/n। अब n थोड़ी ना लिखना है, n का मतलब क्या है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों बताओ? ये देखो, ये कैसे समझोगे? कल एपी में भी हम लोग कर रहे थे। ये देखो, ये 1 है, ठीक है, ये 2 मतलब सेकेंड, ये 3 मतलब थर्ड, ये n मतलब nth ऑब्जर्वेशन। ठीक है, nth ऑब्जर्वेशन। अब nth कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर nth कितना है, x1 x2 x3 x4, यहाँ पर n 4 है तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पर n हो गया 4 क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको हम लोग देखो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो, कैसे? 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25, ठीक है, कितना आ गया? 57,600 टू दी पावर 1/4 है। तो इसको कैसे कर सकते हो? दो बार रूट लगा दो, रूट किया एक बार, फिर दोबारा रूट कर दो। दो बार रूट करने से 1/4 आ जाता है। क्यों? देखो, एक बार रूट का मतलब 1/2 और दोबारा रूट का मतलब 1/2 इंटू 1/2। 1/4 को हम लोग बोल सकते हैं 1/2 इंटू 1/2, यानी दो बार रूट है। तो दो बार रूट किया तो ये निकल के आ गया। तो ये जो डेटा था उसमें हम लोगों ने कैलकुलेटर पे ही निकाल लिया कि ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमेशा कैलकुलेटर से ही आंसर निकले ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें बिना कैलकुलेटर के भी निकालना पड़े, ऐसा डेटा भी रह सकता है। और एक तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने का, वो भी हम बताते हैं। ये देखो, 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25 टू दी पावर 1/4, इसको और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे 4 को लिख लो 2 इंटू 2, 16 को लिख लो 4 टाइम्स 2, 36 को हम लोग क्या लिखेंगे? 36 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देख लो 36 इतना ही होता है। ये देखो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 और 25 का लिखेंगे 5 इंटू 5। अच्छा, इससे क्या कैलकुलेट होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा? ये देखो, इसीलिए तो हम सिखा रहे हैं। अगर कैलकुलेटर से नहीं निकलता है तो हम लोग ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। ये देखो, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 पेयर्स हमें लेना अलाउड है किसी भी डेटा का। तो ये देखो 4 पेयर्स 2 हो गया, और किसी डेटा का 4 पेयर्स है, हाँ, फिर से 2 का ही 4 पेयर्स है। 3 और 5 का 4 पेयर्स नहीं है, तो इसमें हम लोग पेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 3 इंटू 3 5 इंटू 5, ठीक है, और इसके पावर में 1/4 रह जाएगा। ये 4 निकल गया तो इसके पावर से 1/4 नहीं रहेगा। जैसे देखो, ऐसा अगर होता है तो ये क्या हो गया? 4 टू दी पावर, मतलब ये 2/2 होल टू दी पावर 2। तो इसको सॉल्व करने से 2 के बदले 1 2 लेने का मतलब हो गया ना, इसका तो आंसर 2 आ रहा है। तो इसके ऊपर से पावर चला जाएगा, वही हम बोल रहे हैं पेयर्स में जो आएगा उसमें और पावर नहीं रहेगा। तो ये देखो 4 टाइम्स 4 और 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 2 ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर
4 2 के बदले एक 2, 4 2 के बदले एक 2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, और इसका पेयर्स नहीं मिला तो इस पे पावर 1/4 रखेंगे, तो ये हो गया 4 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और टू दी पावर 1/4। अब देखो कितना आता है, ये हो गया 15 टू दी पावर 2 और 1/4 का मल्टीप्लीकेशन, पावर अंदर और बाहर रहने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, 4 इंटू 15 टू दी पावर 1/2। अब 15 का रूट निकाल लो, ये रहा 15 का रूट निकाल लेते हैं, इंटू 4, सेम आंसर ही आएगा 15.49। लेकिन इसमें काफी झमेला है, अगर कैलकुलेटर से आ जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है, ये डेटा तो कैलकुलेटर में आ जाएगा, लेकिन अगर कभी ऐसा डेटा हो लग रहा है कि कैलकुलेटर से हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम लोग उसमें क्या कर सकते हो, तुम लोग उसमें इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल करवाते हैं, बस एक एग्जाम्पल और करवाएंगे वही वाला, जैसे कि अच्छा नहीं, एग्जाम्पल छोड़ो, अभी हम लोग इस पे जीएम का फ्रीक्वेंसी वाला भी करते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये बता देते हैं, यही लास्ट बताएंगे, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी बताते हैं, अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी हुआ तो जीएम कैसे निकलेगा, तो जीएम ऐसे निकलता है x1 टू दी पावर f1, x2 टू दी पावर f2 इंटू डॉट डॉट करके xn टू दी पावर fn होल टू दी पावर 1/समेशन ऑफ f हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम लोग के पास सपोज x है 2 4 8 और 16, और एफ है हम लोगों का 2 3 3 और 2, ठीक है। तो कैसे करके जीएम निकालेंगे, तो जीएम ऐसे निकल जाएगा, देखो अभी हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 तो 2 टाइम्स है, तो 2 टू दी पावर 2 लिखेंगे, 4 3 टाइम्स है तो 4 टू दी पावर 3 लिखेंगे, सिर्फ 4 मल्टीप्लाई करने से तो होगा नहीं, 8 3 टाइम्स है, तो 3 बार 8 लिखने से अच्छा है 8 टू दी पावर 3 लिखो, मतलब हमें ऑब्जर्वेशन को तो मल्टीप्लाई करना है ना, 2 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 2, 4 3 टाइम्स है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इससे बेटर है 4 टू दी पावर 3 लिखो, इसीलिए फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 टू दी पावर फ्रीक्वेंसी 2 ऐसे करके 16 टू दी पावर 2, अब 1 बाय कितना होगा, कितने सारे नंबर है, 2 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, तो टोटल करने से 3 + 3 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 10, ठीक है। समेशन ऑफ f 10 हो गया, तो यहाँ लिख दिया, देखो 10 फॉर्मूले से मैच हुआ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तुम लोग अलग अलग तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे हम इसको ऐसे करते हैं, देखो 2 टू दी पावर 2 है, अच्छा, और इसको भी हम लोग कर लेते हैं 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 2, इससे काफी जल्दी होगा, क्यों, देखो अभी करने से समझ में आएगा। मैंने 4 को लिखा 2 टू दी पावर 2, 8 को लिखा 2 टू दी पावर 3 और 16 को लिखा 2 टू दी पावर 2, तो ये रहा 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, अभी तो सिखाया कि अंदर और बाहर पावर रहने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 8, 1/10। अब ऐड कर लेते हैं, ये जितने भी पावर है वो ऐड हो जाएंगे, देखो जैसे 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 + 3 कर देते हैं ना, क्यों, ये देखो ये एक्चुअली कितना है 2 2 टाइम्स है और 2 3 टाइम्स है, तो टोटल 2 5 टाइम्स है, तो 2 टू दी पावर 5 लिखो, तो यहाँ पर भी तो वही है ना, तो 2 + 6 + 9 + 8 लिख दो, ठीक है। अब इससे जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन, ये देखो, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर 2 टू दी पावर 8 + 2 10, 10 + 9 19 + 6, 19 + 6 ये हो गया 25 इंटू 1/10, तो 25 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2.5, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 2.5। क्या इसका कोई आंसर आएगा 2 टू दी पावर 2.5 का? हाँ आंसर आ जाएगा, अगर तुम लोग डर्टी पावर से सॉल्व करते हो तो भी आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2 + 1/2, 2 टू दी पावर 2 प्लस, क्योंकि 0.5 मतलब 1/2 होता है, तो ये 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर हाफ हो गया, तभी तो ये पावर ऐड हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 और √2 का जो आंसर आता है 2 रूट इंटू 4,
तो इसका आंसर 5.6 हो जाएगा। ये देखो 5.65। तुम लोग चाहो तो किसी और तरीके से भी कर सकते हो। 5.65 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो 2 टू दी पावर 2.5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 + 1/2। ये देखो ना, हुआ ना 5/2। 5/2 का मतलब 2.5, मतलब 25/10 हुआ ना। ये देखो 25/10 हुआ इसका मतलब। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2.5, बाकी कैलकुलेटर में तुम लोग करके देख सकते हो। डर्टी पावर जो टाइम वैल्यू मनी में सिखाए उससे भी निकाल सकते हो। अगर चाहो तो ऐसे भी लिख के कर सकते हो। बाकी ऑप्शन देखना पड़ेगा कैसा है, उसके हिसाब से ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी दे दे तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट दिन देखेंगे, क्वेश्चन और भी मिलेगा तो पता चलेगा। यहाँ पर जीएम का प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, जीएम का प्रॉपर्टीज, एचएम और बाकी बचा हुआ पोर्शन। ठीक है, फिर आज इतना ही